हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी ज्योति सोनी और आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर तक पहुंचने के लिए हम ना थोड़ा सा पीछे जाते हैं और पीछे का जो सिलेबस है वो भी चेक करते हैं। आपने टर्म वन का सिलेबस तो ऑलमोस्ट जो है अपलोड हो चुके हैं सारे वीडियोस, और टर्म वन का सिलेबस है। अब हम स्टार्ट करने वाले ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर है टर्म टू के लिए। ओके, तो टर्म टू के लिए जो हम चैप्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर अभी तो हम लोगों का यही है कि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो ये अल्टरनेटिव बात की गई है, मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पावर्स है, अब हम उसके अल्टरनेट भी देख रहे हैं, साथ में कोई अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या पावर्स थी पहले, तो उस तक के पहुंचने के लिए ना हमको थोड़ा सा पीछे और जाना पड़ेगा। तो वहां पे हम चेक करेंगे कि हमने सबसे पहले ना कोल्ड वॉर पढ़ा था। ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद में आया था कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर में हमको पता था कि दो जो शक्तियां है, दो पावर्स जो है वो स्टार्ट हो रही है। कौन कौन सी थी वो दो पावर्स? एक तो यूएन थी और दूसरी थी यूएस। ठीक है, ओके, मैंने दिया, नो इशू। यूएस और यूएन मीन सोवियत यूनियन, और एक अमेरिका वाला जो था, ये दोनों थी। तो जिसकी एक कैपिटलिज्म, एक जिसको कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा था और एक किसको फॉलो कर रहा था, एक सोशल रहा था। ठीक है, सोशल यूनियन जो था, कैपिटलिज्म। और ठीक है, ये दो चीजें पावर्स जो है वो फॉलो की जा रही थी। इसके बाद में कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद में दो पावर्स आई। दो पावर आता है मतलब बाइपोलर, पूरा जो वर्ड है पूरा वो दो बाइपोलर्स में डिवाइड हो गया था, मतलब दो पावर्स में डिवाइड हुआ। कौन कौन सी थी वो? यूएन। ओके, देन उसके बाद हमने एक और चैप्टर पढ़ा था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसमें हमने यूएस हेजेमनी जो था वो खत्म कर दिया। ओके, सॉरी सॉरी, यूएन फिनिश हुआ था और यूएस जो है वो इकलौता बना था। और उस चैप्टर से मेरा डाउट कंप्लीट हुआ था। मेरा डाउट जो था अभी तक के चलते आ रहा था कि कैसे अमेरिका सबसे पावरफुल बना हुआ है अभी तक के। ठीक है, अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल है, अभी तक हम लोगों ने यही माना था। दैट इज डिफरेंट कि कोविड सिचुएशन में हम लोगों ने अमेरिका को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं देखा, बिकॉज वो अपने जो पॉपुलेशन है उसे बचा नहीं पा रही थी। ओके, उनके लिए कोई काम नहीं कर पा रही थी। तो एक यूएस अकेला बच चुका था। तो अब जो हमारा एक्चुअल में चैप्टर शुरू होता है ना, वो इस स्टोरी के आगे होता है। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी जो थी वो तो हम लोग देख चुके थे कि कैसे एक कोल्ड वॉर शुरू होता है। कोल्ड वॉर होता है मतलब जो पूरी दुनिया है, पूरा जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर में डिवाइड हो गया था। वहां हमारे पास में दो पावर्स आ गई थी, यूएस एंड यूएन। ठीक है, तो देन सेकेंड वाले चैप्टर में क्या हुआ था कि हमने यूएस हेजेमनी जो था वो इकलौता बचा हुआ था। अब इसके बाद में क्या हो रहा है कि पूरे ही विश्व में ऑलमोस्ट जो है इसी का पावर, मतलब इसी की पावरफुल है, यही सत्ताधारी है, क्योंकि इसके पास ज्यादा पावर है। इसने प्रूव कर दिया है क्योंकि मैंने यूएन को हटा दिया, दैट मीन्स आई एम मोर पावरफुल, ठीक है, देन अदर्स। तो अब बाकी कंट्रियों को ना ये थोड़ा मतलब बात हजम नहीं होती है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम अकेले पावरफुल नहीं हो, हम तुम्हें टक्कर देने के लिए और भी कंट्रीज जो है वो और जो है पावरफुल वो ग्रुप बना रहे थे। जैसे कि इन लोगों ने नाटो बना लिया था, नाटो के साथ में सियाटो भी था, और भी बहुत सारे जो नेशंस है ये सारे बन रहे थे। सोवियत यूनियन ने भी अपने अपने नेशंस बना लिए थे। तो अब क्या हो रहा है कि इनको टक्कर देने के लिए ना और भी जो ग्रुप्स है वो क्रिएट हो रहे थे, और उन्हीं ग्रुप्स को हमने कहा, क्या कहा? अल्टरनेट। ठीक है, यही ग्रुप्स जो है आगे चल के इनके अल्टरनेट हुए। वो ग्रुप कौन कौन से थे? वो यूरोप आ चुका था, क्योंकि अब यूरोप का जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन जो है वो क्रिएट हो रहा था। उसने अपने कुछ ग्रुप्स के साथ में अपनी एक अलग ही पावरफुल जो है ग्रुप वो बना लिया। आसियान आ जाता है, चाइना है, वो कैसे डेवलप्ड होता है। तो ये सारे जो डाउट्स है ना वो सारे अब हम इसमें कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यूएस है, मुझे नहीं पता था कि हम यूएस को इतना पावरफुल क्यों कहते हैं, तो ये डाउट यहाँ पे क्लियर होता है। ऐसे ही अब हमको इस चैप्टर में पता चलेगा, क्योंकि अभी तक के हम देखते हैं कि चाइना जो है वो हमको बहुत ज्यादा पावरफुल नजर आता है। वो एक उभरती हुई इकोनॉमिकल कंडीशन में भी जा रहा है। तो यहाँ तक के पहुंचने के लिए जो कौन से सफर तय किए हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इन दी चैप्टर, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ब्लैंक रखा था, क्योंकि हमें थोड़ा ब्लैक बोर्ड की भी नीड पड़ जाती है, तो वो नीड हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कैसे जो यूरोपियन यूनियन जो है वो कैसे डेवलप्ड होता है, उसके आसियान पढ़ेंगे। क्लियर, उसके बाद हम चाइना कैसे डेवलप हुआ वो पढ़ेंगे। चाइना के साथ में हमारा जो इंडिया का रिलेशन है, तो इंडिया के रिलेशन जो है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आर यू गाइज रेडी? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
तो सबसे पहला जो हमारा ग्रुप आता है, जो अल्टरनेट पावर्स में हम देखने वाले होते हैं, तो वो कौन सा है? यूरोपियन कंट्रीज। जी हाँ, यूरोपियन कंट्रीज वही है, क्योंकि जितने सारे यूरोपियन जितने होता है ना, यूरोप वाले कंट्रीज वगैरह, तो ये सब मिल करके देखो, इतनी सारी जो आप ग्रुप में देख सकते हो कि कितनी सारी कंट्रीज है, तो ये सब मिल करके ना एक ग्रुप बनाते हैं और इस टाइप से काम करने की कोशिश करते हैं कि एक पावरफुल मतलब कंट्री बनने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये बनती कैसे है? देखो, यूरोप जो है उसमें इतनी ज़्यादा तो वो रहती नहीं है, क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो कोल्ड वॉर होता है, तो कोल्ड वॉर वगैरह के बाद में ना इतना ज़्यादा मतलब इनके पास में इकोनॉमिकल ये लोग डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। अब इकोनॉमिकल आप डिस्ट्रॉय हो चुके हो, तो आप डबल से स्टैब्लिश होने वाले हैं, तो दैट मीन कि आपको बहुत समय लगेगा, और आपको कहीं ना कहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे वर्ड्स में लिखूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और मैंने ना इस पीपीटी में, या जो हमारी फाइल जिसमें हम पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत से ज़्यादा टॉपिक इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं तब आपको कहीं और जंप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मतलब इस पीपीटी मतलब इस जो फाइल बनी हुई है, यहाँ से आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर, इवन हर एक क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप इस को आंसर बुक बोल सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने हर चीज़ जो है इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए इसको समझते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होता है, तब उनके पास में बहुत सारी क्या इकोनॉमिकल डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं ये लोग। अब इनको इकोनॉमिकल स्टैब्लिश होने के लिए बहुत मेहनत लगती है, जिसमें अमेरिका खुद इन्हें मदद करता है इकोनॉमिकली स्टैब्लिश होने के लिए। और जब अमेरिका इसे मदद कर रहा है, तो इसके साथ में क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज जो होती है, उसमें क्या होता है कि यूएन जो है, यूएन से क्या होता है कि जो सोवियत यूनियन है, तो वहाँ से क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जो वहाँ से निकल के, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है यूएस से, तो वहाँ से जितनी भी सोवियत यूनियन वाली जो कंट्रीज है, वो इंक्लूड किस में आ जाती है? यूरोपियन कंट्रीज में आ जाती है। और ये पहले मैं आपको एक पहले बेस समझा देती हूँ, ताकि है ना, ये अगर हम एक थोड़ा सा जो आउटलाइंस है वो देख ले, कीवर्ड्स, तो हम उसके डिटेल फिर बाद में जाके पढ़ते हैं। अब यूरोपियन कंट्री में क्या होता है कि इसके साथ की भी कुछ कंट्रीज इसमें आ जाती है, यूएस के मतलब यूएस उन्हें स्टैब्लिश होने में, इकोनॉमिकल स्टैब्लिश होने में सपोर्ट करता है। अब जब ये इसमें आ जाती है, और भी कंट्रीज में छोटा मोटा सा ग्रुप बनाते हुए चलते हैं, और ऐसे करते करते ये ना सिर्फ इकोनॉमिकल मतलब इन्हें फ्रीडम मिलती है, ये काम करने लगते हैं, बल्कि इनके साथ में क्या होता है कि ये पॉलिटिकल भी अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है। हाँ जी, तो अभी तक के हमने क्या देखा था कि इनका जो पॉलिटिकल पावर है, एज इकोनॉमिकल पावर जो इनका बढ़ रहा है, उसके साथ साथ में ये लोग क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल पावर को भी इंक्रीज करते हैं। और पॉलिटिकल पावर इंक्रीज हो रहा है मतलब ये और ज्यादा स्ट्रांग होती है। कोई भी चीज जहां पर अगर आप उनको पॉलिटिकल पावर्स देने लगते हैं, दैट मीन कि उनका जो पावर वाला एरिया है ना, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो हर जगह अपने काम बनवाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिपेंडेंट होने लगती है वो कंट्रीज, तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही पावरफुल होती है। अगर आप जैसे कि हमारे इंडिया में देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं, तो वो सिर्फ किस लिए आते हैं? वो इकोनॉमिकल पर्पज से आते हैं, ठीक है। अब वो इकोनॉमिकल पर्पज से तो आते हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हमारी इंडिया की कंडीशंस देखते हैं ना, कि भाई हमारी इंडिया की कंडीशन कैसी है, फूट डालो राज करो वाली नीति टाइप से, तो उसके साथ साथ क्या होता है, इनके पास में पॉलिटिकल पावर आ जाता है रिगार्डिंग टू आवर इंडिया, तो इससे वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो सिमिलरली यूरोप के साथ में होता है कि यूरोप के साथ में जब यूएस उनको हेल्प करता है, किसके लिए? इकोनॉमिकल स्टैब्लिश के लिए, क्योंकि इकोनॉमिकल जो कोल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम में उनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और जब यूरोप ने उन्हें अमेरिका ने जब उन्हें हेल्प की थी, तब उसे हमने मार्शल लॉ के नाम से जाना था, ठीक है। मार्शल जो है, तो इसलिए उसको मार्शल के लॉ से जाना था। तो इस तरीके से यूरोप जो है वो और स्टैब्लिश होता है, तो इसको हम यूरोपियन कंट्री के जगह हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन पढ़े, तो इट्स बेटर देन कंट्री, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप आ जाता है उनका, ठीक है। यूरोपियन ग्रुप जो है वो इस तरीके से काम करता है, इट्स नॉट टी, ओके, मैं पहले बता दूं। चलो, तो हम वन बाय वन जो है लाइंस वो पढ़ते जाते हैं, और उसके बाद में देखते हैं। तो क्या, एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड, मैनी ऑफ यूरोपियन लीडर ग्रैब्ड विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप। अब क्वेश्चन ऑफ यूरोप जो है, यूरोप है, वो क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि देखो, यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसकी बहुत सारी दुश्मनियां थी पिछले आगे पीछे वाले राज्यों के साथ में। तो यूरोप के सामने ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या
सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म तो हो चुका है, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं अपना पास्ट देखूं, और पास्ट देखूं तो उसके साथ में उन्हीं सब चीज़ों के साथ गुत्थियों में उलझा रहूं। क्योंकि जब इंसान अपने पास्ट से ना मतलब रिकवर नहीं कर पाता है, अपने पास्ट से नहीं उबर पाता है, तब तक कि वो अपने फ्यूचर में कुछ बेटर अचीव नहीं कर सकता है। तो ये ना हर किसी के लिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन जो है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल शो करती है कि आपको अपने पास्ट जो है उससे हटना होता है। जब तक आप अपने पास्ट से बाहर नहीं निकलोगे, अपने भूत से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप अपना भविष्य, अपना जो सुनहरा भविष्य उसका निर्माण नहीं कर सकते। तो ये ना सिर्फ इन कंट्रीज के लिए ही, हमारे लिए भी है। Okay, the second world war shattered many of assumptions and structure on which the European state has based their relations. अब इनके हर किसी के साथ जो भी रिलेशन थे, तो उनके पास यही था कि एक तो मैं इनसे उठ जाऊं या इनके साथ में अभी भी वाद विवाद करूं। तो ये क्या करते हैं, क्या चूज करते हैं कि ये वहां से निकल जाते हैं, वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई जो अमेरिकन है वो भी इन्हें हेल्प करते हैं, और वही मार्शल प्लान बनता है। European integration after 1945 was aided by the Cold War. America extended massive financial help for the reviving Europe's economy under that was called Marshall Plan. यही बात की कि यूरोप को कौन हेल्प करता है, अमेरिका हेल्प करता है, और इसी को हमने मार्शल प्लान के नाम से जाना। क्लियर? The US also created a new collective security structure under NATO. अब जो US है वो भी एक क्या कर रहा है, नाटो के अंडर में एक सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कर रहा है। तो अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 टू चैनल एड टू वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। अब जितनी भी वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स थी उसके लिए, क्योंकि अब यहाँ पर मतलब जो पश्चिमी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थी, उनकी मदद के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारे अनएस्टैब्लिश हो चुके हैं, तो उनको एस्टैब्लिश करने के लिए ये जो कॉर्पोरेशन बना था, द फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, तो ये उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए अंडर द मार्शल लॉ, की मार्शल का जो प्लान था उसका वही था कि आप इनको मदद करेंगे, आप इनको डेवलप होने में काम करेंगे। The Council of Europe, established in 1949, was another step forward in political cooperation. जब जो काउंसिल ऑफ यूरोप है जो बनता है इन 1949, देखो 1948 में तो ये OEC बनता है। OEC क्यों बनता है? ताकि ये वेस्टर्न जो यूरोपियन स्टेट्स है उनको फाइनेंशियल हेल्प करे, ठीक है, इनको स्टैब्लिश होने में मदद करे। तो इसके बाद में क्या होता है 49 में, अब 1949 में क्या होता है, द काउंसिल ऑफ यूरोपियन बनता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो एक स्टेप लेते हैं, किसके लिए, क्योंकि वो अपना पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन जो है, जो पॉलिटिकल पावर है उसको बेटर करने के लिए एक नया स्टेप जो है वो उठाते हैं। इट बिकम अ फोरम वेयर द ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट बिगिन टू कॉर्पोरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। द काउंसिल ऑफ यूरोप established in 1949 was another step to word in politics. इट्स द सेम। ओके, ये जो थी वो दोनों सेम ही लाइंस है। अब हाँ, ये क्या हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, एक फोरम में बदल गए हैं ये, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो है अब वो सिर्फ इकोनॉमिकल पे बात कर रही है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि अपनी जो राइटिंग है वो बेटर करूँ, बट आई कांट, क्योंकि ये पेन टैब में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो अब इसके साथ में ये तो क्लियर हो गया कि इन्होंने पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिकल के साथ साथ अपने आप को पॉलिटिकल भी स्टैब्लिश करने में काम किया। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, leading to the formation of European economic in 1957. The process acquired a political dimension with the creation of the European Parliament. The collapse of the Soviet bloc put Europe on a fast track and result in establish the European Union in 1992. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी ईस्टर्न का मतलब जो सोवियत से रिलीज वाली जो भी कंट्रीज थी, हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर लिया कि जब सोवियत से क्या होता है, सोवियत से जितनी भी निकली वाली जो या जो स्टेट्स होती है, हम उसको स्टेट से ही शो करते हैं, तो वो सब किस में आती है, वो यूरोपियन कंपनी में ऐड होने लगती है। क्लियर? यूरोपियन भाई क्या हो रहा है? ओके,
देन अभी यूरोपियन कंट्रीज में ऐड हो रही है, तो ये क्या कर रहा है कि धीरे धीरे सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो उसमें लीड करने लग रही है। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड एस्टैब्लिशिंग यूरोपियन यूनियन इन 1992। तो अब यूरोपियन यूनियन जो है, ये दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूरोपियन यूनियन एक्चुअल में बन कब रहा है, तो इन 1992। क्लियर? क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि पहले इन्होंने एक फोरम बनाया था। देखो पहले इनका क्या हो रहा था कि इन्होंने कॉर्पोरेशन बनाया था जो कि 1948 में था, 1940 था। देन उसके बाद में इन्हें काउंसिल ऑफ यूरोप जो है वो 1949 में एस्टैब्लिश की थी। लेकिन जो यूनियन जो है इनका यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ जो है सोवियत यूनियन की जो स्टेट्स है वो भी इसमें ऐड हो चुकी है, और अब ये फाइनली क्या बना रहा है, यूरोपियन यूनियन, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो बन चुकी है, दैट मीन ये एक पूरा ग्रुप बन चुका है, इनके पास में एक पूरा पावर आ चुका है। क्योंकि पावर क्यों आया है, क्योंकि हमने पहले क्लियर कर दिया कि अगर किसी के साथ में एक पॉलिटिकल पावर चला जाता है, ठीक है, इट्स रॉन्ग, ओके, पॉलिटिकल पावर चले जाता है। अब इंडिया में हम लोग देखते रहे कि चाचा हमारे विधायक है, सेम चीज होती है, हर जगह होता है कि आपके पास अगर एक पॉलिटिकल पावर है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, और उसके साथ में आपके पास में अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी हुई तो ये सोने पे सुहाना हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो ये सोने पे सुहागा। अब यूरोप के पास में क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है, इसके पास में और भी ज्यादा कंट्रीज आ चुकी है। अब और भी ज्यादा कंट्री का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये एक अपने आप को यूनियन में चेंज कर देती है। अब क्या होता है, द यूनियन यूरोपियन यूनियन, इट्स EU, हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। विल द अटेम्प्ट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर EU हैव फेल्ड? इट हैज इट ऑन एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। देखो भाई, अब क्या हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन जो यूरोपियन यूनियन जो है इसको हम EU से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने जो ग्रुप बना, इनका यूनियन बना हुआ है। क्लियर? अब इनका यूनियन बनना है तो ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं कि ये पूरी एक स्टेट है, या हम इसको स्टेट एज अ नेशन स्टेट, क्योंकि अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि जैसे कि हम लोग पूरे एशिया वगैरह इस टाइप से पढ़ते हैं, तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने आप को पूरा एक ग्रुप की तरह शो करने लगता है। जैसे अमेरिका कर रहा था, अमेरिका ज्यादा पावरफुल हो रहा था। अब यहाँ पे जब इसने इस टाइप का बिहेवियर करना शुरू कर दिया है, तो ये कहता है कि हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी क्रिएट करेंगे। तो अब ये ना किस इसमें चले जाते हैं, ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए निकल जाते हैं कि जब हमारी एक अलग ही नेशन कंट्री हो गई है तो हमारे पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये फेल हो जाता है, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनाना होता है, जैसे कि हमारे पास हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो अभी अभी 26 जनवरी को क्या हुआ था, हमने लागू किया था इन 1950 में। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ये लोग भी बात करते हैं, लेकिन क्या होता है यूरोपियन स्टेट में ये चीजें फेल हो जाती है। अब इसके पीछे भी ना कुछ रीजंस होते हैं, क्योंकि यूरोपियन स्टेट में क्या होता है कि वहां पे मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज है वो कहाँ से आई थी, वो आई थी सोवियत यूनियन से, ठीक है। अब आप सोचोगे मैंने इतनी जो हमारी प्रेजेंटेशन है इतनी खाली खाली क्यों रखी है, क्योंकि उसमें थोड़ा ब्लैक बोर्ड का इशू हो जाता है ना, तो मतलब अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन हम लिख नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो सोवियत यूनियन से क्या होती है, मोस्ट ऑफ वहाँ पे जो कंट्रीज आई थी वो सोवियत यूनियन से बिलोंग कर रही थी। तो अब हर एक जो है इनसे मतलब क्या सबकी थिंकिंग जो है वो मैच नहीं कर पाती है, हर एक जो है सपोर्टिव नहीं होता है, चीजें मैच नहीं कर पाती है। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था भाई वो तो रिजेक्ट हो गया है, लेकिन फिर भी उसके पास में इनके पास अपना फ्लैग था, अपना एक एंथम था। यूरोपियन जो है उन्होंने अपना एक एंथम भी पब्लिश कराया, उनके पास उनकी एक फाउंडिंग डे भी थी, और इन्होंने सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपनी करेंसी जो है वो भी लागू की, और वो करेंसी क्या थी, यूरो, ठीक है। इनकी अपनी करेंसी जो थी वो यूरो थी, और इसके साथ में भी बहुत सारे लोग जो है वो खुश नहीं थे कि उन्हें अपनी करेंसी जो है वो ये की है, क्योंकि अमेरिकन करेंसी चल रही थी डॉलर, तो अब ये यूरो से भी इतने ज्यादा खुश नहीं थे। इट इज ऑल्सो सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन डीलिंग विद अदर नेशन। अब इसकी जो डीलिंग पॉलिसीज थी इसने ये भी शुरू कर दी कि इन्होंने क्या किया, अपनी जो फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज थी वो अदर नेशन के साथ में भी स्टैब्लिश कर रहे थे, क्योंकि अब अपने आप को ये पावरफुल मान रहे हैं, तो ये अपना दायरा जो है वो और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये सीमित रह के तो रहने की तो बात नहीं करेंगे, तो मतलब क्या हुआ कि इन्हें और अपना जो मतलब जो भी इनका दायरा है, जो इनका एटमॉस्फेयर है, वो उसको और जो है वो ग्रेटर देन करने की कोशिश करेंगे। द यूरोपियन हैज ट्राइड टू एक्सपेंड एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन विल एक्वायरिंग न्यू मेंबर, स्पेशली फ्रॉम द वेस्टर्न ईस्टर्न सोवियत ब्लॉक। ओके,
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द यूरोपियन हैज ट्राइड टू एक्सपेंड एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन विल एक्वायरिंग न्यू मेंबर स्पेशली फ्रॉम द ईस्टर्न विल सोवियत ब्लॉक। अब सोवियत ब्लॉक जो था मतलब उसका जो ईस्टर्न जो स्टेट्स थी वो उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा था साथ साथ में। और उसके साथ में एक दिक्कत ये भी हो रही थी, सॉरी एक्चुअली मैं थोड़ा स्किप हो गई थी कि मैंने कहाँ से पढ़ाना छोड़ा था, एक्चुअली लाइट बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। The process has not proved easy for people in many countries are not। देखो अब यहाँ पर एक चीज और हुई थी, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि सोवियत जो कंट्री है, सोवियत यूनियन जो है, वहां से मोस्ट ऑफ जो स्टेट्स है वो सोवियत यूनियन से आई थी। और सोवियत यूनियन जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो है वो जहाँ पे एक जगह दूसरों से मदद लेती थी, इकोनॉमिकल हेल्प लेती थी, फाइनेंशियली हेल्प लेती थी, वो अब उसकी खुद की अपनी एक पोजीशन बन चुकी है। तो वो उनको ये जो वो इनसे खुश नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इनका जो है अपनी करेंसी भी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, इन्होंने अपनी करेंसी जारी कर दी थी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे लेकिन बना नहीं। तो सोवियत की जो स्टेट्स होती है उनको थोड़ा इशू ये होता है कि ये सारी पावर जो है वो उनकी गवर्नमेंट के पास में थी, और जब उनकी गवर्नमेंट से ये किसी और को ट्रांसफर तो कोई भी जाहिर सी बात है इसे सहन नहीं कर पाता है। तो सेम इन कंट्रीज के साथ में भी हुआ। ओके, देन उसके बाद में क्या होता है, ये तो सारी चीजें हो गई, हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लिया कि यूरोपियन यूनियन जो है कैसे कोल्ड वॉर के बाद में जितना डिस्ट्रॉय हो चुका था, तहस नहस हो चुका था, इसने अपने आप को स्टैब्लिश किया। स्टैब्लिश करने के साथ में हाँ इसमें क्या हुआ कि इसमें मार्शल प्लान जो है इसने थोड़ी ने मदद की। कैसे मदद की? ताकि ये लोग इकोनॉमिकली स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, इकोनॉमिकल स्टैब्लिश हो जाए। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, हम आप हमारी उंगली पकड़िए हम आपका हाथ ही पकड़ेंगे। साथ ही साथ ये लोग पॉलिटिकल भी स्टैब्लिश हो गए। ये इतने स्टैब्लिश हो गए कि इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की लेकिन वो बना नहीं पाए। लेकिन इसके साथ में इन्होंने अपना फ्लैग जो है अपना खुद का फ्लैग बना लिया, अपनी करेंसी बना ली, अपनी जो फाउंडेशन डेट है वो भी क्रिएट कर ली। तो ये सारी चीजें मतलब ये और ज्यादा होने लगा और इनकी जो पावर्स है वो और बढ़ने लगी। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि अपना जो पावर है इसके साथ साथ इन्होंने दूसरों के साथ में भी इसको अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया, उनके बराबर चलना इन्होंने शुरू कर दिया। तो अब हम इसके फीचर्स देखें कि जो यूरोपियन यूनियन था, इट्स यूरोपियन यूनियन एंड नीचे आ गया भाई, ये थोड़ा गलत हो गया, ओके अब प्लीज अवॉइड। ओके देन अब क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक जो इसके यूरोपियन के जो फीचर्स है उसके ऊपर बात करें, क्योंकि यूनियन बन रहा है तो इसे हर तरीके से फिट होना पड़ेगा, हर चीज में मतलब उसमें जो भी इसका पैरामीटर्स है उसमें इसको सूट कर बैठना पड़ेगा। तो इसका इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस देखेंगे हम, साथ में इसके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री जो है जितने भी इन्फ्लुएंसेस है उन सारे पैरामीटर के बेसिस पे हम इनको जज करेंगे, और या इनकी जो खामियां होंगी वो भी चीजें जो सारे पैरामीटर्स है वो चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो भाई इकोनॉमिकल तो पहले तो ये बहुत ही कमजोर था, ये हम पहले भी जान चुके हैं। लेकिन समय के साथ साथ पता है क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूरोपियन यूनियन जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन चुकी थी, बिगेस्ट, ठीक है। यूएन जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी थी, इसकी जीडीपी जो है वो भी बढ़ चुकी थी। मतलब जो अमेरिका है इसका जो यूरो जो था, इसका जो क्या कहना चाहिए, यूरो इकोनॉमिकल जो करेंसी थी यूरो, वो अमेरिकी डॉलर को भी मात देने के लिए रेडी हो चुकी थी। इतना ज्यादा मतलब यूरोपियन अमेरिकन डॉलर जो है उसको यूरोपियन यूरो से खतरा महसूस हो रहा था। इतनी ज्यादा अच्छी एस्टैब्लिश हो चुकी थी इनके बहुत अच्छे मतलब हर जगह की, क्योंकि इनके साथ में इन्होंने क्या किया था, इनकी जो पॉलिसीज थी वो फॉरेन पॉलिसीज पे भी काम कर रहे थे, ये अपना बिजनेस जो है वो और भी दिनों दिन बढ़ाते जा रहे थे। तो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस देखे तो इसका बहुत अच्छा था, क्योंकि अमेरिका से टक्कर दे रही थी भाई। और अमेरिका उस वक्त ऐसा था कि उस टाइम में जो अमेरिका है वो सबसे बड़ा पावर माना जा रहा था। जब हमने कोल्ड वॉर खत्म किया था, तब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी खत्म की थी, तब क्या हो रहा था कि यूएस सबसे बड़ा मतलब क्या पावरफुल नेशन था। तो ये सोच लीजिए कि यूएस को टक्कर दे रहा है यूरोप, मतलब अपने आप में कोई बात तो होंगी, मतलब ये जो यूनियन है ये अपने आप में स्ट्रांग होगा क्योंकि ये यूरोप को अमेरिका को मात दे रहा है। The UN is the world biggest economy with a GDP of more than $12 trillion in 2005, slightly larger than that of United States. Its currency, the euro, can pose the threat dominance of the
$, यही मैंने आपको बताया. Its share or the world trade in the 3 times larger than that of the United States, allowing it to be more aggressive in trade dispute विथ यूएस एंड चाइना. अब यूएस और चाइना के बाद में ये जो है ना अपने आप को और ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कर रही थी, क्योंकि ये जो चाइना है वो भी अपने आप में एक डेवलपिंग कंट्री थी उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम चाइना इतने ज्यादा शुरू से तो स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं था, वो भी अपने आप को धीरे धीरे ग्रो कर रहा था. और इकोनॉमी के इसमें बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे भी इसने अपना एक स्पेशल ब्लॉक जो है वो बना लिया था, वहां पे भी अपना एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि वहां पे एक ग्रुप बन चुका था यूनियन. जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि ये पूरे ही वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापार संघ है, उसका काम करता है. तो इस व्यापार संघ में या इस ऑर्गेनाइजेशन में इसका एक अपना अच्छा ग्रुप था. इट इज ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO. तो भाई ये तो बात क्लियर हो गई कि इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस यूरोपियन कंट्रीज का या यूरोपियन यूनियन का बहुत अच्छा था. एज वेल एज जो है पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस जो है ये भी बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जो है क्या मतलब कहना चाहिए, क्योंकि जब यूरोपियन कंट्रीज जो है इन्होंने पहले अपना पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग किया तभी ये ज्यादा पावरफुल हुई ना, ये बात तो हमने शुरू में ही पढ़ ली थी. द यूएन ऑल्सो हैज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस. 2 मेंबर ऑफ यूएन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, होल्ड परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. अब यूएन का जो EU जो है, EU बोले तो यूरोपियन यूनियन. ओके, तो यूरोपियन यूनियन की 2 ऐसी स्टेट्स थी. कौन कौन सी? एक तो फर्स्ट वन इज ब्रिटेन एंड सेकेंड वन इज फ्रांस. ओके, तो फ्रांस और ब्रिटेन जो है इन दोनों के पास में किसकी परमानेंट मेंबरशिप थी? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की. ठीक है, यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल है, अब भाई इसकी ना, क्योंकि सब लोग इतनी मतलब ये थोड़ा टफ है, उस बीच में उस दौरान आपके 2 मेंबर के पास में परमानेंट सिक्योरिटी है. दैट मीन आप बहुत ज्यादा अच्छे स्टैब्लिश है, आपका पॉलिटिकल पावर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा स्टैब्लिश है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं. आप जो इंटरनेशनल तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो काउंसिल है, वहां के मेंबर है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है. द EU इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSCE. देखो UNSCE के बहुत सारे इसके जो है बहुत सारे ऐसी मेंबर्स EU की और भी स्टेट्स होती है जो कि नॉन परमानेंट मेंबर है. These has enabled the EU to influence some US policies such as current US position on Iran nuclear program. अब ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वहां पे भी इनका इन्फ्लुएंसेस था. It's used to diplomacy, economic investment and negotiation rather than Korean and military force has been effective as in the case of its dialogue with China and on human right and environmental degradation. अब यहाँ पर भी जब हम लोग बात करते हैं, जब चाइना वगैरह के बारे में बात आ जाती है, जो चाइना की बात आ जाती है उसके ऊपर, हाँ मैंने ये इरेज कर दिया. तो चाइना की जब बात होती है काहे कि किसके ऊपर, ह्यूमन राइट और एंड इन्वायरमेंटल के ऊपर जब बात आती है, तो यहाँ पर ये लोग आर्मी फोर्स या मिलिट्री फोर्स यूज ना करके ये अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसीज वगैरह इस टाइप से, जो कहते हैं ना कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आप किसी चीज को हैंडल करने की कोशिश करते हैं. वरना आपके पास मिलिट्री पावर है, यस, उनके पास में, यूरोप के पास में ना मे बी 550 मिलिट्री जो परमाणु एटम्स वगैरह होते हैं ना, एटॉमिक्स बॉम्ब वगैरह, ये सारे अवेलेबल थे. इसके बाद में भी जब ये चाइना से इनका थोड़ा सा द्वंद्व युद्ध होता है, तब ये लोग क्या करते हैं, इसके साथ में मिलिट्री पावर यूज ना करके इनके साथ में बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से इस बात को सॉल्व करते हैं. तो इससे क्या होता है, इनके रिलेशन जो है वो बेटर होते हैं. अगर इसके साथ में अगर इनने वॉर कर लिया, ठीक है, तो चाइना के सपोर्ट वाली जो कंट्री है, दैट मीन कि इनके साथ में ही सबके साथ में इनके झगड़े हो रहे हैं, इनकी फाइट्स हो रही है. जैसे हमने नाटो में पढ़ा हुआ था, नाटो में हमने क्या पढ़ा था यार, मैं कितनी कोशिश करूँ अच्छे से चलाने की पेन. ओके, नाटो में क्या होता था कि इस ग्रुप में, इसमें से अगर किसी एक से हमने पंगा लिया है, मतलब पूरी की पूरी नाटो कंट्री जो है, पूरा जो यूनियन है वो हमारे अगेंस्ट हो जाता था. ये अगर किसी एक से हमने मतलब कोई भी दुश्मनी ली है, तो वो ये माना जाता था कि पूरे ही नाटो यूनियन के साथ में आप पंगे ले रहे हो. तो सतर्क रहे, सावधान रहे, इसी में खुशी है.
ओके देन अब हम इनके मिलिट्री पावर के ऊपर बात करें कि ये जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री के मिलिट्री पावर के बारे में बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट फोर्स था इंडिया में। जिस तरीके से हम इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर बात कर रहे थे कि कैसे इकोनॉमिकल कंडीशन में यूरोप जो है वो सेकंड बिगेस्ट था, तो उसी तरीके से ही UN has, okay, it's the UN EU, sorry, UN, okay, बार बार क्यों आ रहा है। EU combined armed forces are the second largest in the world. Its total spending on defense in second after the US, ठीक है, ये US के बाद में सेकंड है। US तो भाई ये क्लियरली पता है क्योंकि US है वही एक जो है वो शहंशाह था या वो किंग कहना चाहिए उस टाइम के थे। Two EU member state Britain and France of approximately 550 new वॉर हेड, जिसके साथ में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ में जो कि यूएन के काउंसिल के मेंबर भी थे, यूएन काउंसिल के मेंबर भी थे, वो भी परमानेंट। इसके साथ साथ इनके पास में न्यूक्लियर भी था और इसके साथ में 555 न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी थे। तो जाहिर सी बात है कितने स्ट्रॉन्ग है आप समझ सकते हैं। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब अगर हम बात करते हैं स्पेस और टेक्नोलॉजी के बारे में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस बोले तो अंतरिक्ष वाला, कम्युनिकेशन जो हमारी संचार मतलब बातों वाला होता है, तो इसमें भी ये वर्ड की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स था। इनके पास इतना ज्यादा पावर था। क्लियर? तो देखो इकोनॉमी में ये सेकेंड है, मिलिट्री में ये सेकेंड है ना, हर चीज में ये लोग कहीं ना कहीं नंबर मांग रहे हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन इसके साथ में इनकी कुछ बाउंड्रीज भी क्रिएट हो गई है, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी है। अब लिमिटेशंस क्या है, ये तो अभी तक के हम लोगों ने सारी चीजें क्या पढ़ी थी इनके बारे में कि इनके क्या क्या मतलब सुपर पावर नहीं, इनके पास जो पावर्स है, जो इनके पैरामीटर्स जिसके ऊपर में सही बैठ रहे हैं, वो सारी चीजें। अब हम इनकी कुछ लिमिटेशंस है उसके ऊपर बात करते हैं कि इनके ऊपर क्या क्या लिमिटेशंस है। Britain's Prime Minister Tony Blair was America's partner in the Iraq invasion, and many of EU's newer members made up the US-led coalition of the willing, whereas Germany and France opposed American policy. अब जो इराक की इन्वेंशन, जो अमेरिकन हमला हुआ था, अमेरिका का पार्टनर इन इराक इन्वेंशन जो था, वहां पर उस टाइम में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, वो उनके साथ तो थे, लेकिन इसके साथ साथ में क्या होता है कि जो जर्मनी और फ्रांस है वो इनके अगेंस्ट भी होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन तो उनको सपोर्ट कर रहा है लेकिन साथ में उनके जो जर्मनी और जो फ्रांस है ये इनके अपोजिट में भी रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो होती है, क्योंकि हर एक चीज के, हर एक कॉइन के जो है वो दो पहलू होते हैं। एक जगह आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें फेस कर रहे हो और एक जगह नहीं, बिकॉज अब ये यूनियन है। अच्छा, इसकी लिमिटेशन जो है और इससे जो रिलेटेड जो इनके नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में देखें तो उसका रीजन यहीं से शुरू होता है, क्योंकि भाई ये एक यूनियन है, और जब एक यूनियन होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज है, स्टेट्स है, इनका ग्रुप बना हुआ है। तो हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज से मतलब सामने वाले से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उसका जो ओपिनियन होता है, जो उसकी राय होती है, वो सामने रखता है, अपने मत रखता है, तो हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, हम उससे सहमत नहीं हो पाते। तो इसी तरीके से कि यूनियन में जब इतने सारे मेंबर्स हैं तो हर एक जरूरी नहीं है कि हर एक मेंबर जो है वो एक दूसरे के साथ में उसका सहयोग करे, एक दूसरे से मतलब करेक्ट हो कि आप सपोर्ट करें कि हाँ तुम सही हो। तो इस तरीके से जब ब्रिटेन के जो है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो है जब इराक इन्वेंशन के ऊपर उसके साथ में रहते हैं, तो वहीं पर वो जर्मनी और फ्रांस जो है वो उनके अगेंस्ट भी होते हैं। देयर इज ऑल्सो डीप सीटेड यूरो कैपिटलिज्म इन सम पार्ट ऑफ यूरोप अबाउट द ईयूज इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा। अब जो इनका यूरोपियन एजेंडा था ना, तो वहां से भी इन लोगों से सेटिस्फाई नहीं थे। बहुत सारे यूरो कैपिटलिज्म जो कंट्रीज थी उसके जो पार्ट्स थे वो इनसे सेटिस्फाई नहीं थे। अब ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, तो क्या हो रहा था कि जो यूरो जो बनाई हुई थी ना इन्होंने, यहाँ पर एक चीज और आती है कि यूरोपियन जो करेंसी थी तो यूरो थी, तो यूरो बनने से बहुत सारे यहाँ पर ना ये चीज, एक जो लाइन है वो यहाँ पर एक मिस्ड है कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि यूरो जो
बनी हुई थी उनकी, तो मोस्ट ऑफ जो उसकी कंट्रीज है, जो स्टेट है, जो पार्ट्स है, ब्लॉक्स है, वो उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक अलग से करेंसी जो है वो बनी जानी चाहिए। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो ब्रिटेन के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो यूरो जो है या ब्रिटेन को जो है क्या करते हैं, यूके को उनसे बाहर रखते हैं, यूरोपियन मार्केट जो है उससे उसको अलग रखते हैं। इसी के लिए Denmark and Sweden have registered the Maastricht Treaty and the adoption of the euro, the common European currency. These limit ability to UN enact matter of foreign relation and defenses. इन सारी चीज़ों पे यहाँ पर हमारा यूरोपियन यूनियन जो है वो फिनिश होता है। एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज करें तो क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो तो टोटली तबाह तहस नहस हो चुका था। फिर यहाँ पर एक आता है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान में क्या होता है, अमेरिका उसको हेल्प करता है। इसके बाद में हमारे पास में एक कॉरपोरेशन बनता है। कॉरपोरेशन में क्या होता है, जितने भी ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज होती है उनका एक ग्रुप बनता है। ग्रुप बनने के बाद में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम में वो अपना एक यूनियन बना लेते हैं एंड दैट यूनियन इज कौन सा हो जाता है, वो द यूरोपियन यूनियन। ओके, यूरोपियन यूनियन बनता है। उसके बाद में धीरे धीरे अपने काम करते हैं। इन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश कर लिया, इन्होंने अपने आप को मिलिट्री में स्टैब्लिश कर लिया, बहुत अच्छा बना लिया, इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन सारे पैरामीटर को ये फुलफिल करते हैं, लेकिन साथ में इनके कुछ लिमिटेशंस भी होती है। तो यहीं पे हमारा फिनिश क्या होता है, यूरोपियन यूनियन। अब इसके साथ में हम लोग अल्टरनेट पढ़ रहे थे, मतलब हमारे पास में बहुत सारे और भी ग्रुप्स आने वाले हैं। तो हमारा जो दूसरा ग्रुप है वो कौन सा होता है, आसियान। ठीक है, आसियान में क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ईस्ट एशियन, जो भी ईस्ट एशियन होता है ना, मतलब एशिया का जो ईस्टर्न कंट्रीज है, नेशंस है, उसके साथ में मिलकर के एक ग्रुप बनता है। और इस ग्रुप में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन काम करता है, तो वो सारी चीजें ना अब हम थोड़ी सी डिटेल में आगे चल के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो कंट्रीज है, देखो पहले तो ये क्लियर कर दूं इस मैप में, बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे है तो हम उसको यहीं पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, इतनी सारी कंट्रीज यहाँ पे काम कर रही है। क्लियर, इतनी सारी कंट्रीज है, मतलब 10 जो कंट्रीज है वो यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे जब आप एक ये जो लोगो देखोगे, जो एशियन का जो आसियान है इसका जो लोगो बना हुआ है, तो यहाँ पे जब आप इसे काउंट करोगे ना तो ये 10 धान की पत्ती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10। ये जो है वो किसको शो कर रही है, इसकी जो पूरी 10 कंट्रीज है ना, जो आसियान की जो 10 कंट्रीज है उनको रिप्रेजेंट कर रही है। ये इनकी इक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। चलो लोगों के ऊपर भी आगे चल के थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो हम आसियान पढ़ रहे हैं, तो इसकी शुरुआत, जैसे कि हमने यूरोपियन पढ़ा था कि कैसे शुरुआत से शुरू होता है और एट द एंड खत्म, मतलब खत्म नहीं, जो कंटिन्यू चल रहा है, कैसे उसमें इंडिया भी एक पार्टिसिपेंट के रूप में काम कर रहा है, इंडिया के साथ में इनकी मीट्स होती है। तो ये सारी चीजें देखते हैं। अब हम आसियान जो है इसके बारे में अगर पढ़ने जाएं तो उसके लिए ना हम फिर से थोड़ा सा इतिहास के पन्नों पे जाते हैं। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है ना, तो एक सेकेंड में थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा इरिटेटिंग कलर होता है। ओके, वो दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, जब हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जब बात करते हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है कि जो ईस्टर्न कंपनी होती है ना, कि ये वाली जो कंपनीज है, जो स्टेट्स है, तो इसके साथ में क्या होता है कि ये उस दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेल रही होती है। ठीक है, ये जो स्टेट्स है इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेला उस दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसके साथ में जब वो ख़त्म हो गया, ठीक है, तो इसके बाद में भी इन स्टेट का जो है ना संघर्ष वो चलते रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग इकोनॉमिकल डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पॉलिटिकल इनके पास कुछ ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, आधार नहीं थे कि जिसके बेस पे अपने आप को रीबिल्ड कर पाए। अब बिल्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, अब इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके साथ में क्या हो रहा है कि एक नया ही ग्रुप, मतलब जो एक पावर है वो डेवलप हो रहा है। क्योंकि अब आपको क्या डिसाइड करना है कि उस टाइम कंडीशन क्या हो गई थी कि 2 बाइपोलर्स बन चुके थे। तो वहां पर इनको चूज करना था कि भाई एक तो आप क्या करें, आप यूएस के साथ जाए या आप यूएन के साथ जाए, तो इस टाइप से है ना, सोवियत यूनियन जो है इसके साथ में जाए। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो भी डिसाइड करनी थी। तो इतने सारे प्रेशर्स के बाद में आपको डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करते हैं कि ये जो कंट्रीज होती है, शुरुआत में 5 कंट्रीज मिलकर के, 5 स्टेट जो है ये मिलकर के एक ग्रुप बनाती है और इस ग्रुप को ही आसियान कहा जाता है।
ठीक है, ये ग्रुप कहा गया। इसके साथ में ये लोग क्या करते हैं कि आपस में अपने आप को डेवलप करने की बात शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ना थोड़ी सी बात की जाए कंपैरिजन की, तो यूरोपियन जो यूनियन था तो वो क्या करता है कि वो एक बार इकोनॉमिकल स्टैब्लिश हो जाता है तो अपने आप को पॉलिटिकल स्टैब्लिश करता है और उसके साथ में अपनी जो पावर है वो अमेरिका से टक्कर देने लायक बना लेता है। लेकिन भाई ये छोटा परिवार सुखी परिवार जो है ये इस बात से बिल्कुल नहीं था। इसका सिर्फ इतना इंटेंशन था कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सके और क्या करे कि इसके साथ में जो इसकी नेशन कंट्रीज है, जो इसकी मेंबर कंट्रीज है, इनके साथ में इसके तालमेल बहुत अच्छे हो, इनके साथ में परस्पर एकदम एक जो फ्रेंडली नेचर होता है ना वो क्रिएट करके रखने का है। तो इनकी ज्यादा तो मंशा होती नहीं है, सिर्फ इतना होता है इनका कि आपको एक अच्छी फैमिली बना के रखना है। फैमिली में कुछ मेंबर्स होता है ना कि जो एक दूसरे को साथ में लेकर के बैठने का काम करते हैं, एक दूसरे को आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं। तो उसी तरीके से कह सकते हैं कि आसियान जो थी वो एक सभ्य या एक संस्कारी फैमिली की तरह जो है इसने वो काम करने की कोशिश की थी। तो चलिए अब थोड़ा सा हम हमारी बुक वाली लैंग्वेज भी है वो भी पढ़ लें। बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द रीजन ऑफ Asia suffered the economic and political consequences of repeated colonialism both European and Japanese। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई कि वो सारी चीजें झेल रहा था और वो यूरोपियन और जापानीज जैसे अपने आप को डेवलप भी नहीं कर पाई थी। एट द एंड ऑफ द वॉर इट कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग, द रिवेंज ऑफ द पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड द प्रेशर ऑफ अलाइन विथ वन ग्रेट पावर और अनदर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। यही बात कही कि उनके पास में दो पावर्स हो चुकी थी, आपको डिसाइड भी करना था। Effort of Asian and Third World unity such as Bandung Conference and the non-alignment movement were ineffective in establishing the Convention for Informal Cooperation and Interaction। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो बांडुंग कॉर्पोरेशन होती है इस दौरान ये अपने आप को एक एस्टैब्लिश करते हैं। तो क्या होता है कि अब जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कम नेशंस है वो क्या करते हैं, वो दूसरा ही एक अल्टरनेट कर निकाल लेते हैं। The Southeast nations shout an alternative by establishing the Association of South East Asian Nation। तो ये इतना जो है ये आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। What is the full form of ASEAN? द आसियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एशियन आप एशिया से कनेक्ट नहीं कर सकते, एशिया इज, ठीक है, ये एशिया है और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम आसियान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज आसियान। लोगो जो है ये मैंने आपको पहले उस टाइम में जब शुरू में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब भी बताया था कि जो इसकी मेंबर कंट्रीज है और इसका गोल एकदम क्लियर था। इसके पास में कोई वो नहीं था कि आपको यूरोप या जापान के जैसे एक अच्छा पावर बनना है। इनका मतलब सिर्फ इतना था कि जितना हमारी फैमिली है, जितना हमारा कुनबा है, हमें उससे ही बहुत अच्छे से लेके चलना है, इनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। तो ये जो धान की जो 10 बालियां रखी हुई है ना, तो वो यही है कि एक दूसरे को एक सूत एकता के धागे में बांधे रखा हुआ है, एक यूनिटी केस में इन्होंने अपने थ्रेड में अपने आप को पिरो के रखा है। एशियन वॉज एस्टैब्लिश इन 1967। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है अगर आपको 1 या 2 नंबर के, ना सिर्फ आपके सीबीएसई एग्जाम में, बोर्ड के, इवन ये हमारे जो सिविल्स और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना वहां पे भी आपसे आसियान के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है इन 3, 5 और 11 मार्क्स में। अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो हम इससे कैसे डील करेंगे, आप सेम की सेम जो कॉलम है वो चीज वहां पर लिख सकते हैं। फर्स्ट एशियन का जो फुल फॉर्म है द एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1967 में, विथ 5 कंट्रीज। और वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अब आप कहेंगे कि मैम मैप में तो शुरू में हम लोगों ने 10 कंट्रीज पढ़ रखी हुई है और जो लोगो है वहां पर भी हम कितने कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, वहां पे भी हम 10 कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज हमने 10 धान के रेशे जो है वो रखे हुए हैं। तो धीरे है ना, मतलब धीरज, हम इस चीज को और ऐड करते हैं आगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वर प्राइमरीली टू एक्सेलरेट ग्रोथ एंड थ्रो दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। क्लियर है, वो सिर्फ पता है इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो पूरे इसका नहीं लेके चल रहे हैं, वो इसीलिए अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं करना चाह रहे हैं कि उन्हें अपने आप को ग्रो करने के साथ साथ यूरोप जैसे यूरोपियन यूनियन बना था कि वो अपने आप को दुनिया के साथ रखना चाह रहा है। ये दुनिया के साथ रखना चाह रहा है लेकिन ये किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने आप के लिए इकोनॉमिकल ग्रोथ कर पा रहे हैं ताकि वो अपने आप को ग्रो सके, हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उनका भला हो सके, इससे ज्यादा
ज्यादा कुछ नहीं। सोशल प्रोग्रेस चाहते थे वो लोग और कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो भी चाहते हैं, और ये यूरोपियन यूनियन से थोड़ा सा मिस था। A secondary objective was to promote regional peace and stability based on the rule of the law and principle of the United Nations Charter. हाँ, ये एक इंटरनेशनल जो रीजनल पीस होता है वो भी सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसे स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, है ना, मतलब उसको प्रमोट करना है। तो कह सकते हैं कि आसियान जो है वो एक संस्कारी फैमिली है, या फैमिली के वो मेंबर्स का ग्रुप है जो चीज़ों को बांधे रखना चाहते हैं, शांति फैलाना चाहते हैं। With some of the fastest growing economy in the world, ASEAN broadened its objective beyond the economic and social sphere. In 2003, ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish an Asian Community Comparison 3 पिलर नेमली। अच्छा, ये 3 पिलर्स जो है इसको देखने से पहले ना हम दूसरी चीजों को देखते हैं। जो हमारी आसियान थी ना वो एक डेवलपिंग कंट्री तो बन रहा था, या एक डेवलपिंग ग्रुप जो है वो बन रहा था, एक अल्टरनेट पावर जो है वो क्रिएट हो रहा था। लेकिन इसके साथ में पता है कि जो बन रहा था ना, सॉरी आई एम मिसिंग समथिंग। ओके देन अवॉइड। अब क्या हो रहा है कि एशियन जो है वो भी अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री बन रहा है, एक डेवलपिंग ग्रुप बन रहा है, जैसे कि यूरोपियन वगैरह ये सब बन रहे थे। इनकी जो जितनी भी जीडीपीज वगैरह या इनकम सोर्सेज वगैरह है ये बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी ये अमेरिका और यूरोप की तरह ही अपने आप को डेवलप किए जा रहा था। और इसका एक सबसे बड़ा जो एक पोलाइट साइड रहता है ना वो देखने को मिलता है कि इसने इनकी जो जितनी भी प्रोग्रेस थी तो इसको इसने पूरे वर्ल्ड को मतलब अपने आप में वो चलाने के हिसाब से नहीं रखा, इसने सिर्फ एक जो फैमिलियर एक फ्रेंडली बिहेवियर होता है ना तो वही बनाए रखने की कोशिश की इसने साथ में। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये थोड़ा और आगे बढ़ते जाता है तो इसने 3 अपनी एक जो ब्रांचेस होती है, ये बोल सकते हैं कि ये 3 कम्युनिटीज बनाता है। और वो 3 कम्युनिटीज कौन सी होती है? एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ इसका मोटिव ही नहीं था कुछ और करने का, तो इसने वो जो कम्युनिटीज बनाई है ये अपने ही अंदर रहने के लिए बनाई थी, इनने बहुत ज्यादा किसी को एक्सपोज करने के लिए ये चीजें नहीं थी। अब एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी जो है वो बेस्ड ऑन कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटरी डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन। ओके, ठीक है। अब इन्होंने जो ये सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था ना तो यहाँ पर सिर्फ इतना था कि इसमें ना जो आर्मी वाला जो पॉइंट होता है ना कि जब आर्मी वगैरह वाला कहीं यूज होता है तो हर चीज को ना पता है क्या करे कि ये आर्मी के तरीके से वहां पर इनका वाद विवाद ना हो, ये इसे अपने तरीके से सुलझा सके, ये चीजें रखी। अपनी कंट्रीज को जो इसके अंदर आती है उसको तो मतलब वहां पे इनके बीच में क्या करना चाहिए, मतलब इनकी सुरक्षा तो इन्होंने तय की कि इनकी सुरक्षा करनी है, लेकिन इन्हें ये किया कि जितना कम हो सके हम जो आर्मी फोर्स है उसको यूज करने को हम उसको कंट्रोल करेंगे। By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for nation differences and sovereign rights. ये बात, क्योंकि अब ये भी बात क्लियर है कि हम लोग वही बात कर रहे हैं कि इसका मतलब किसी को एक संस्कारी फैमिली है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है किसी को आगे चल के हर्ट करेंगे। तो इसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी वो प्रॉमिस करते हैं कि वो शांति बनाए रखेंगे, ठीक है, वो रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल डिफरेंसेस होने के बाद में सॉवरेन राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपकी नेशनल डिफरेंसेस है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो सॉवरेन राइट्स होते हैं उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, सारे मेंबर कंट्रीज से भी वहाँ पे फॉर्म करते हैं। और इसीलिए इन्होंने एक ARF बनाया था, मतलब एशियन रीजनल फोरम जो है इसके लिए बनाया था। तो द एशियन रीजनल फोरम विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ द सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। अब ये जो बनाया हुआ था ये भी आपसे शायद 2 और 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ARF जो है उसका फुल फॉर्म क्या हुआ? एशियन रीजनल फोरम। ओके, क्लियर। और कब एस्टैब्लिश हुआ था ये, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1994 में। क्लियर। तो ये किस लिए बना हुआ था कि जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज है उसके साथ में कोऑर्डिनेशन जो है वो कैरी कर पाए, इसीलिए। अब हम नेक्स्ट के ऊपर ये करें तो इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब इकोनॉमिक कम्युनिटी है मतलब वो इकोनॉमी से ही डील करने वाली है। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो मतलब क्या था, मेन पर्पस जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि ओपन मार्केट क्रिएट करना।
ठीक है, अपने मार्केट को प्रमोट करना, मतलब जो आशियन कंट्रीज है वहां पे अपने मार्केट को इन्हें प्रमोट करना है, इन्हें एक ओपन मार्केट जो है वो भी क्रिएट करना है। The objective of Asian Economic Community are to create a common market and production base within Asian state and to aid social and economic development in the region। ये क्लियर है, मतलब हर जगह इनके दो जो मोटिव है वो क्लियर है कि सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, क्लियर, लेकिन किसके बीच में? सिर्फ आशियन कंट्रीज के बीच में। इनका मतलब ये नहीं कि मुझे पूरे वर्ल्ड में ही मतलब अपनी हुकूमत चलाना है या वहां पे अपनी पहुंच बनाना है। इन्होंने क्लियर रखा है कि विदिन, ठीक है, हर जगह आपको ये चीज देखने को मिलेगी विदिन आशियन कंट्रीज और स्टेट्स। क्लियर, अभी यहाँ थे कंटेम्प्रेरी वर्ड जो है वहां पे हम इसको स्टेट से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव एक्साइटिंग एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिसॉल्व इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो इम्प्रूव किसको करिए? एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है मैकेनिज्म जो है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। Asian has forward on creating free trade area for investment, लेबर एंड सर्विस। अब ये एक फ्री जो ट्रेड एरिया है FAT जो है वो भी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ताकि मतलब क्यों? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, उनका लेबर जो है वो बढ़े, इनकी जो सर्विसेज है उसमें भी धीरे धीरे इंक्रीजमेंट होती जाए। The US and China have already moved fast negotiate FTAs with Asian। अब जो ये है ना फ्री ट्रेड एरिया, मतलब इसके साथ में आपको दूसरों के साथ में अपना फ्री ट्रेड एरिया, अपना व्यापार जो है वो ब्रॉड करना है, तो इसके लिए अमेरिका और चाइना जो है वो ऑलरेडी इनके साथ में मूव हो चुकी थी। तो होप आपको अभी तक की जितनी भी स्टोरी चलते आ रही है वो आपको समझ में आ रही हो। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स आई थिंक जो यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यही सारी मैंने सारे जो एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता, अगर सपोज आपसे इकोनॉमिकल एशियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी के बारे में पूछ लिया, तो आप ये 4 पॉइंट जो है ना कि इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन चारों पॉइंट्स को रख सकते हैं। फर्स्ट वन क्या हो गया कि इनका जो एम था, अच्छा अगर हम बात करें एम क्या थे इनके इकोनॉमिकल कम्युनिटी के जो एम्स है या ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या थे, तो पहला तो आप क्या लिख सकते हो? प्रमोट, ठीक है, प्रमोट क्या करना है? एशियन जो मार्केट है उसको आपको प्रमोट करना है, ठीक है। सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आपको वो निकालनी है। फिर आपको क्या करना है? आपको जो रिसॉल्व जो मैकेनिज्म है सेटलमेंट वो क्लियर करना है। आपको FTA बढ़ाना है, ठीक है। उसके साथ में आपके US और चाइना जो है वो ऑलरेडी आपके साथ मूव कर चुके हैं। तो ये पॉइंट्स जो है ना चारों की चारों आप उठा करके रख सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The component of Asian Vision 2020 can be submitted as follow। अच्छा इसके बाद में ना एक और चीज आती है, हमने बात की है किसकी? FAT की। FAT मतलब एक ओपन मार्केट क्रिएट करना जहाँ पे आप मुक्त व्यापार जो है ना, हम लोगों ने हिस्ट्री में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें या जब हम ब्रिटिशर्स वगैरह आते हैं तब थोड़ा सा दंगल वगैरह चलती है ना कि जब प्लासी का युद्ध वगैरह होता है तो वहाँ पे किस बात को लेके, क्योंकि वहाँ पर ओपन मार्केट या मुक्त व्यापार जो है उन सबको चलाने को लेकर के थोड़ी सी अनबन हो जाती है। तो वही वाली चीज जो है यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कोई अनबन नहीं होती है, यहाँ पे एकदम फ्रीली जोन, यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। तो आशियन अब उसका जो मार्केट है वो ओपन मार्केट, ताकि क्या हो कि उसके पास में क्या चीजें उसकी डेवलप हो, उसकी जो लेबर है, जो सर्विस है, इन्वेस्टमेंट्स है, उसको डेवलप करने के लिए वो एक फ्री मार्केट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अमेरिका और चाइना ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। इसीलिए जो एशियन है उन्होंने एक विजन बनाया, एशियन विजन 2020, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि वो अपने आप को किस तरह देखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो विजन बना था ना 2020, उस तरीके से इन्होंने भी अपना एक विजन बनाया जिसमें क्या क्या चीजें होती है। रोल इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि वो आशियान को क्या देख रहे हैं? एक इंटरनेशनल तरीके से, ताकि वो उनके साथ में व्यापार कर सके। ये अपने आप के लिए कोई बहुत ज्यादा सपने नहीं है, सिर्फ अपने आप को क्या क्या कर लेना चाहिए उसने कि वहाँ पे अपने आपके जो बिजनेस है वो डेवलप हो, लेकिन उसके साथ साथ में इनके साथ में एक फ्रेंडली जो बिहेवियर है, जो एक फ्रेंड वाला एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट करना, आपसी संबंध बनाए रखने के लिए भी है, क्योंकि आशियन कभी नहीं चाहता है कि उसके किसी के साथ में गलत रिलेशन जो है वो चले।
to encourage negotiation over conflict in entire region, to meditate to end the conflict, Cambodian conflict, East Timor crisis, annual discussion of East Asian Cooperation through meetings। अब जब इनकी मीटिंग्स होंगी तो इनके बीच में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो सारी भी होने वाली है। और इसी बीच में अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली हमारे मोदी जी जो है वो आसियान कंट्री मेंबर्स जो है, मेंबर कंट्रीज जो है, उनके साथ में इन्होंने एक मीटिंग हेल्ड की थी और इन्होंने इसकी सिल्वर जुबली बनाई थी, है ना। 25 ईयर के जो बॉन्ड हो गए इनके साथ रिलेशंस के, एक सिल्वर जुबली भी बनाई हुई थी। तो चलिए एक बार हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, यूरोपियन कंट्रीज पढ़ी में, बाद में हम लोगों ने कौन सा, आसियान पढ़ा। ठीक, अब जब हमने आसियान पढ़ लिया है, इसके बाद में हमारा मोस्ट फेवरेट टॉपिक आने वाला है जो कि है चाइना। ठीक है, चाइना के साथ में हमारे रिलेशंस कैसे हैं ये हमें पता है। और जब हम लोगों ने मे बी द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हम लोगों ने जो हमारे रिलेशन चाइना के साथ बन रहे हैं उसकी शुरुआत देख ली थी, क्योंकि हम आए दिन करंट अफेयर में चीज़ें पढ़ते हैं और अभी तक की इस चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमको करंट अफेयर में देखने को ही मिलती है। आसियान के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसकी हर एनुअल मीटिंग होती है। ठीक है, आसियान की तो एनुअल मीटिंग होती है इसके मेंबर कंट्रीज के साथ में, तो हम लोग आए दिन न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि मीटिंग हुई, इसने ये ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, इसमें ये समझौतों के ऊपर साइन हुए हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और पॉलिटी पढ़ने का एक सबसे अच्छा फायदा होता है कि हम करंट से अपडेट हो जाते हैं। ओके, तो चाइना वाली बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी एक चीज़ है कि बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं ना हमारे दिमाग में, तो वो चीज़ें ना यहाँ से क्लियर होते जाते हैं। तो चाइना का जो रिलेशन था ना, मुझे नहीं पता था कि गलवान घाटी में इतनी सारी हमारी जो अनबन होती है वो क्यों चलते आ रही है, लेकिन जब लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमारा वो डाउट वहाँ से क्लियर हो गया था। तो वैसे ही अब जो बचे कुछ डाउट है ना वो भी हम क्लियर करेंगे। द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। अच्छा, क्या ये जो चाइनीज इकोनॉमी है, अब क्योंकि अभी तक के तो हमने जहाँ पे हमने वर्ल्ड वॉर खत्म किया है, वर्ल्ड वॉर के बाद में हमने क्या किया, कोल्ड वॉर भी खत्म कर दिया, हमने अमेरिका को सबसे पावरफुल कंट्री जो है वो बना दी, लेकिन यहाँ पे चाइना का तो कहीं नाम ही नहीं आया। लेकिन अब हम इन करंट सिचुएशन, अभी जो इरा चल रही है वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें चाइना जो है वो बहुत ही पावरफुल देखने को मिलता है। तो भाई ये जो चाइना है इतनी पावरफुल कैसे बनी, इसकी यहाँ तक की जो जर्नी थी, अब हमको देखना है कि कैसे चाइना की इकोनॉमी अच्छी बनती है, कैसे चाइना जो है इतनी बड़ी स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश होता है कि आज हम उसको मतलब सबसे बड़े पावरफुल लोगों में देखते हैं इसको। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें, इकोनॉमिकल बात करें, तो हर जगह ये बहुत अच्छा, मतलब इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो इसकी जो जर्नी है ना इतनी अच्छी बनने की, तो अब हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो अब ना हम यहाँ पर मेन टॉपिक जो देखना है वो शुरू करते हैं, द राइज ऑफ चाइनीज। अब चाइनीज की जो हम इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, ये बार बार पेन चेंज करना पड़ता है, थोड़ा इशू होता है। ओके, तो चाइनीज की जो चाइनीज है, चीन है, तो उसकी चाइना की जब हम इकोनॉमी के ऊपर बढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम पहले ना उसका जो बेसिक पॉइंट है हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, मतलब हर कोई जो है वो शत विशित था, हर कोई डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो अब चाइना की इकोनॉमी के ऊपर बात करें तो चाइना क्या करता है, पहले ना वो किसको फॉलो करता है, जो कम्युनिज्म होता है ना, मतलब सोवियत यूनियन। ठीक है, वो सोवियत यूनियन को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, इट्स एरो। ठीक है, अब ये सोवियत यूनियन को फॉलो करता है, मतलब क्या होता है कि सोवियत यूनियन को फॉलो कर रहा है, मतलब इसकी जो गवर्नमेंट है, जो यूएस की जो गवर्नमेंट थी उसके हिसाब से चल रही है यूएन की। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जितनी भी जो गवर्नमेंट होती है वही सारा राजपाट देखती है, वहाँ पे कैपिटलिज्म नहीं होता है, मतलब हर एक नागरिक की मतलब आवश्यकताओं को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी हो जाती है, वहाँ की गवर्नमेंट की। मतलब हर एक काम जो है वो सोवियत ही देख रहा है। तो जो चाइना है वो सोवियत यूनियन जो है यूनियन उसको फॉलो कर रही होती है। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत गिरी हुई होती है। अब वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी में कोई ना कोई पहल करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि जो उनकी फार्मिंग होती है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो ये अपने एग्रीकल्चर को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। ये मैं पहले आपको ना बेसिक पॉइंट बताती हूँ, फिर हम डिटेल में और पढ़ेंगे। अब ये एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका जो फॉरेन ट्रेड होता है ये टोटली बंद कर देते हैं। अब इनका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम फॉरेन से अगर हम लेन देन बंद कर रहे हैं, कि उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पैसा हमारे अंदर ही रह रहा है।
ठीक है, मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी में हो रहा है। अब एग्रीकल्चर से इनने क्या किया, इनका जो पैसा है वो किसके ऊपर, जो भी उद्योग वगैरह स्टैब्लिश होने वाले थे, इंडस्ट्रीज होने वाली थी, उसके ऊपर खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो है इतनी पूर्ति नहीं करा सकता, एग्रीकल्चर जो है बहुत सफिशिएंट नहीं है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि इन्हें क्या कहा था कि क्योंकि इनको अपनी इकोनॉमी कंट्रोल करना था, अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना था, तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो पैसा बाहर जा रहा है, हम वो पैसे को अंदर ही रख लेते हैं, हम उसका प्रोडक्शन जो है वो अपने चाइना में ही करेंगे, उनका ये होता है क्लियर। वो अपना इंडिया इंडिया आ रहा था वर्ड, ओके, तो इनका ये हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि ये इसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि इनका मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर में मतलब सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक जो कंट्री होती है उसकी डिमांड सिर्फ एग्रीकल्चर से डन नहीं होती है, उसको और भी नीड्स होती है। अब इसके लिए जो बाकी इंडस्ट्रीज हो रही थी उसकी, तो इंडस्ट्री के लिए इसको रॉ मटेरियल चाहिए था, और वो रॉ मटेरियल के लिए इसको दूसरे के ऊपर डिपेंड, अब वो तो कर नहीं सकता था क्योंकि इसके पास फॉरेन करेंसी नहीं थी इतना, मतलब उसका बैंक अकाउंट नहीं था, मतलब जो फॉरेन करेंसीज होती है वो सफिशिएंट नहीं थी। तो अब इसने क्या किया, जो सोवियत यूनियन है ना, तो इसकी तरफ से इसने जंप करना शुरू किया कैपिटलिज्म पे, ठीक है। अब कैपिटलिज्म पे जब ये शुरू करता है, मतलब इसने क्या किया, अमेरिका की ओर हाथ बढ़ाया, एशिया और जापान वेपन कंट्रीज के ऊपर बढ़ाया, तो धीरे धीरे इसने क्या किया, अपनी जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने में लगा। और आज ये है कि ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरी कंट्रीज में भी करता है, वहां पे भी अपना बिजनेस चलाता है, ये WTO का मेंबर भी बन चुका है। तो देखा कि मतलब इसे कहते हैं एक्चुअली संघर्ष, तो हम इससे ना थोड़ा मोटिवेशन ले सकते हैं कि आप अपने आप के लिए तब तक ये काम कर सकते हैं जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं होते। देखो जहां पर इनकी इकोनॉमी इतनी गिरी हुई थी, और साथ में हम लोग यूनियन जो यूरोपियन यूनियन है उसकी भी बात करें कि वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट था, वो अमेरिका से हेल्प ले रहा था, और उसके बाद में वो खुद ही वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बिगेस्ट जो है ग्रुप है वो बन चुका था। आशियन आशियन पहले जब ग्रुप नहीं बना था, वो कंट्रीज का नहीं बना था। आशियन से हम क्या मोटिवेशन ले सकते हैं कि जब वो सिंगल सिंगल कंट्रीज थी, ठीक है, आशियन जो है अगर वो सिंगल सिंगल कंट्रीज थी, पूरी 10 कंट्रीज थी, तो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे थे, वो डिपेंडेंट मतलब कोशिश हो रहे थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किसके साथ में जाना चाहिए, किसके सपोर्ट में आना चाहिए, और किसकी छत्र छाया में वे रहे। लेकिन जब इन्होंने अपना खुद का आशियन अपना ग्रुप बनाता है, सब कुछ करते हैं, तो वो एक हैप्पीली लाइफ रहते हैं, और उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं, दूसरों के इधर मतलब पीस फैलाने का, उसको प्रमोट करने का एक काम वो भी कर रहे होते हैं, क्लियर। तो चाइना की इकोनॉमी समझ में आई कि वो कैसे डेवलप कर रहा है, तो चलिए इसको थोड़ा मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949, फॉलोइंग कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, इट्स इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। इनकी जो इकोनॉमी थी, मतलब उस वक्त लीडरशिप इनकी किसके साथ चल रही थी, माओ के साथ में, उस वक्त उसका राज था, तो उस वक्त इनकी लीडरशिप चल रही थी, तो उस वक्त इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा गिरी हुई भी थी, और वो सोवियत मॉडल पे थी। अब सोवियत मॉडल पे थी तो ये तो क्लियर है कि भाई उनकी जो इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि उन्हें पूरे कंट्री को लेकर के भी चलना है, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चूज टू सेवर इट्स लिंक्स विद द कैपिटलिस्ट वर्ड, ओके, तो ये इनके साथ में लिंक करने के मतलब वो सेवर कर लेते हैं। द मॉडल वॉज क्रिएटेड टू अ स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल accumulated फ्रॉम द एग्रीकल्चर। अब वो एग्रीकल्चर से जितना भी उनको मतलब बेनिफिट हो रहा था, तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो कहते हैं ना एक बिजनेस से निकाली हुई कमाई हम दूसरे में खर्च करते हैं, तो ये क्या कर रहे थे कि इन्होंने अपने पास की जो एग्रीकल्चर से जो भी इन्हें प्रॉफिट हो रहा था वो अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर खर्च करने की कोशिश कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे। यही बात मैंने आपको अभी वही एक्सप्लेन की, तो ये वही चाह रहे थे। एज इट वॉज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज that it needed in order to buy technology and goods on the world market, China decided to substitute import by domestic good। अब इसने क्या किया, जो डोमेस्टिक गुड है वो सब्सटीट्यूट जो है इसने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके पास में फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी। मतलब अब क्या किया, उसके पास में जो भी डोमेस्टिक गुड है, ठीक है, अब उसने क्या मतलब एक कोशिश उसने की कि अब वो क्या करेगा कि ये जो कैपिटलिस्ट वर्क है उसके साथ में कैपिटलिज्म जो है उसके साथ में ये मतलब बॉन्ड करेगा, क्योंकि
क्योंकि इसके पास उतना सफिशिएंट नहीं है हर चीज को करने के लिए। तो अब ये क्या करेगा, जो डोमेस्टिक वर्ड है, हाँ तो जो डोमेस्टिक वर्ड है ना, तो उसके सॉरी जो डोमेस्टिक गुड्स है वो उनके साथ एक्सचेंज करेगा, बाकी जो है तो मतलब जो अदर कंट्रीज है किसके लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए और गुड्स के लिए, क्योंकि उसकी जो इंडस्ट्रीज थी वहां पे उसे बहुत सारी चीजों की कमी हो रही थी। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। देखो तो इसने क्या किया, मतलब यहाँ पर क्या था इसका, देखो यहाँ पर एक चीज हम लोगों ने ये देख ली कि इनके पास में सोवियत मॉडल था, ठीक है, सोवियत मॉडल से ये कैपिटलिज्म की ओर जा रहे हैं, क्लियर, क्योंकि सोवियत मॉडल जो है ये इतना सफिशिएंट नहीं था, इन्होंने बाहर से सारी चीजों को मतलब बाहर चलाना बैन कर लिया था, तो इन्होंने क्या किया, अब वो सिर्फ एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था वहां पर इन्होंने कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिज्म जो है वो लाते हैं, कैपिटलिस्ट वर्ड लाते हैं, ताकि वो अपनी जो इंडस्ट्री के लिए जो भी इनको गुड्स चाहिए, जो मटेरियल्स चाहिए, तो वो सारी चीजें टेक्नोलॉजीज जो है वो प्रोवाइड हो सके। तो अब इन्होंने जब अपना मॉडल चेंज कर रहे हैं तो इनको डेफिनेटली बहुत अच्छी मतलब क्या होने चाहिए, बेनिफिट्स होते जाएंगे। और इनका मेन उद्देश्य तो जो था वो क्या था, इंक्रीजिंग इकोनॉमी, ठीक है। अब इसके लिए वो सामदाम दंड भेद सब कुछ करने के लिए रेडी थे। These model allowed China to use its resource to establish the foundation of an industry economy on a scale that did not exist before. अब उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिकल मतलब जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी उन्होंने इसको भी एस्टैब्लिश कर लिया, उसका फाउंडेशन हो गया। Employment and social welfare was assured to all citizens, and China moved ahead to most developing country in educating its citizen and ensuring better health for them. अब इसने क्या किया, इसको पता है कि मुझे अपनी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेटर करनी है, तो इसने अपने जो जितनी भी सिटीजन्स होते हैं इनके पास में एम्प्लॉयमेंट आ गया, सोशल वेलफेयर हो गया, ठीक है। चाइना क्या करता है, अपनी जो भी डेवलपिंग कंट्री बनने के लिए, ठीक है, अपने आप को उसे डेवलपिंग कंट्री बनानी है, और उसके माइंड में ये मोटिव बहुत क्लियर है कि एक कंट्री जो है वो डेवलपिंग सिर्फ उसके अपने आप से नहीं बनने वाली है, मीन्स मेंबर को इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा। तो क्या करता है, जितने भी मेंबर्स है जो उसके सिटीजन्स हैं उनकी बेटर हेल्थ के लिए काम करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए काम करते हैं। अगर आपके देश का प्रत्येक युवा जो है वो एजुकेटेड है, वो हेल्दी है, तो वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब क्या होगा कि वो अपनी कुछ स्टेप्स लेगा, कोई काम करेगा। लेकिन जिस कंट्री के आपके सिटीजन एजुकेट नहीं है और वो बेटर हेल्थ के साथ में नहीं है, तो क्या होगा, वो बीमारी ही होंगी ना फैमिली ठीक ठाक होते हैं तभी हम ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। तो सिमिलरली वही चीज होती है। द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रू एट अ रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5-6%, बट एनुअल ग्रोथ ऑफ 2-3% इन पॉपुलेशन मीन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब इनकी जो इकोनॉमिकल रेट जो होती है वो 5-6% जो है वो ग्रो हो रही है, लेकिन अगर हम एनुअल इनकम की बात करें तो 2-3% ग्रोथ हो रही है, जो कि एक डेवलपिंग पॉपुलेशन के लिए नहीं थी, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे जो है वो बढ़ते जा रही है। क्योंकि चाइना के बारे में हमको पता है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में हम उसका स्टेटस जानते हैं कि क्या है करंट सिचुएशन में। अब जब एक कंट्री इतनी ज्यादा उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या इतनी ग्रोथ सफिशिएंट होंगी, क्योंकि भाई ये काम भी किसके लिए भी कर रहे हैं ये लोग काम, ये उनकी बेटर हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, वो उनके बेटर एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए इनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो उनको और भी चाहिए, क्योंकि इनकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अब इसके साथ में कुछ बैकवर्ड्स भी है इसके साथ में, क्लियर, कुछ बैकवर्ड्स भी है, क्योंकि हर चीज जो है चाइना तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उसने कैपिटलिज्म के ऊपर जंप किया, और कैपिटलिज्म के साथ जंप करने के साथ साथ वो देश की मतलब एक डेवलपिंग कंट्री जो है उसमें शामिल हो गया, डे बाय डे वो ग्रोथ कर रहा है। अब उसके साथ में बहुत सारी कंट्रीज जो है वो क्या कर रही है, मतलब बॉन्ड साइन कर रही है, उनके साथ में बिजनेस कर रही है। और यही रीजन होता है कि मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज होती है जिनके साथ में इसके 36 के आंकड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इनको इनके साथ में बना करके रखनी होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके साथ में बिजनेस है, इंडस्ट्रियल है, एक दूसरे के लिए मतलब इकोनॉमिकल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, तो इसलिए ये काम करते हैं। अब हम चाइना के रिगार्डिंग ये बात करें कि ये सारी चीजें उसके लिए मतलब ड्रॉबैक्स क्यों है, तो देखो अब वहाँ पे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो वॉज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर ही आप कर रहे हो तो वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री के थ्रू भी तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो,
हर चीज़, हर एक कंट्री के लिए सारी चीज़ें इक्वली होती है। अगर हम हमारी फैमिली में कोई बात करें, इवन हम हमारी ही ले लें, हमारे लिए सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हम खाना खाते हैं मतलब दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, खाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ में हमारे पास और भी नेसेसरी चीज़ें हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी तो हो गया, अब हमें कपड़ा भी चाहिए और हमें मकान भी चाहिए। तो इस कपड़ा और मकान के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों से डील करनी होंगी, और यही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो उतना सफिशिएंट नहीं था, तो इसके लिए और भी चीज़ें चाहिए। द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन इन 1970s. China ended its political and economical isolation with the establishment of relation with economic with the United States. Okay, sorry, इकोनॉमी बोल दिया, okay, यूनाइटेड स्टेट इन 1972. अब चाइना क्या करती है, अपना जो उसका जो बॉन्ड था ना, मतलब वो क्या, वो सिमट के काम कर रहा था, मतलब वो सिर्फ अपने अपने अंदर काम कर रहा था। तो अब इसने क्या कर दिया, उसको ओपन कर लिया कि अब वो बाहर की कंट्रीज के साथ में भी काम करने वाला है। जो चीज़ मैंने आपको पहले बता दी एक्चुअल वो अब आ रही है, ओके। तो अब क्या कर रहा है कि चाइनीज क्या होती है कि इसकी जो लीडरशिप में अब क्या होता है, चाइनीज लीडरशिप क्या कर रहे हैं कि इनका क्या होता था कि वो सिर्फ अपने अराउंड ही काम करते थे। अब उन्होंने क्या किया, अपने जो गेट्स है ना वो ओपन कर लिए। अब ये उन्हें बाउंड्री खोल लेते हैं और वो कहते हैं कि अब हाँ, अब ये आ गया, अब मैं सबके साथ में बिजनेस करूंगा। पहले ये किसके लिए खोलते हैं, एग्रीकल्चर के लिए खोलते हैं। आफ्टर एग्रीकल्चर ये लोग क्या हो रहा है भैया, अब इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर के लिए ये चीज़ खोली, उसके बाद में धीरे धीरे वो लोग बाकी सब चीज़ों के लिए भी खोल लेते हैं। तो चाइना क्या कर रहा है कि अब अपना इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल आइसोलेशन था, मतलब उसने अपने आप को सिमट के रखा हुआ था, तो वो क्या कर रहा है कि वो वाले सारे जो चीज़ें हैं वो खोलता है। मतलब जो भी उसका पॉलिटिकल रीजन होते हैं वो हर किसी से छिप के, मतलब हर किसी के साथ में उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, सिंपल सा कि उसने अपने आप को पैक कर लिया था। वो किसी के साथ में कोई संबंध नहीं रखना चाह रहा है, रिलेशंस नहीं रखना चाह रहा है। तो उसने आइसोलेशन जो है वो उसका खत्म, मतलब आइसोलेशन ये हो गया था, और आइसोलेशन खत्म होने का मतलब ये हो गया कि अब इसने क्या किया कि तो ये आइसोलेशन खत्म कर दिया हमने, है ना। अभी तक ये आइसोलेट था, अब ये आइसोलेशन खत्म कर दिया, क्लियर। तो अब ये सबके साथ में इसके रिलेशंस हो रहे हैं। तो इसने क्या किया, अब ये इसने यूनाइटेड स्टेट जो है इसके साथ में, भाई पेन कहाँ गया हमारा, ओके। तो यूनाइटेड स्टेट के साथ में इसने क्या किया, पॉलिटिकल रिलेशन भी क्रिएट किए, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ओके। तो ये इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो सारे रिलेशंस है वो इनके साथ में क्रिएट करता है। तो रिलेशन एस्टैब्लिश विद द यूनाइटेड स्टेट इन 1972, दैट्स इम्पॉर्टेंट ईयर। फिर क्या नेक्स्ट, ओके सॉरी, अब क्या हो रहा है कि 4 फाउंडेशन जो है, अब ये क्या कर रहे हैं, इनके साथ में जो प्राइमर जो इलाई है वो क्या करते हैं, एक प्रपोजल रखते हैं। वो प्रपोज करते हैं 4 फाउंडेशंस के लिए, और वो फाउंडेशंस कौन कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक, ठीक है, एंड 4th वन इज मिलिट्री। अब ये जो 4 पर्पस वो रखते हैं साथ में, मतलब इनके सभी के साथ में हमें सबके साथ में काम करना है, क्योंकि उन्होंने अभी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल खोला है। अब वो 4 फाउंडेशन जो है क्या मॉडर्नाइजेशन जो है वो चीज़ों को करते हैं। 4 मॉडर्नाइजेशन जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस और साइंस टेक एंड मिलिट्री, ये 1972 में ये प्रपोजल रखते हैं। अब 1978 में क्या होता है, लीडर डेंग जो है वो क्या अनाउंस करते हैं, ओपन डोर पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना। द पॉलिसी वाज जनरेट प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। अब इसने ये जो आइसोलेशन था ना इसका, तो ये आइसोलेशन वाली वही हो गई कि इसने क्या किया कि दूसरों से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। तो ये क्या करता है कि अपनी कंट्री में ये दूसरों से इन्वाइट करता है, ये अनाउंस कर देता है कि अब आप हमारे यहाँ पर भी जो भी उद्योग धंधे या इंडस्ट्रीज ओपन करनी है, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है ना कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं वगैरह है जो किसी और की मतलब फंडिंग से हम चला रहे हैं, ऐसा होता है। और इंडिया भी दूसरों को फंड करती है, जो उनसे इकोनॉमिकल गिरी हुई जो कम कंट्रीज होती है, वहां पे अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है इसके अकॉर्डिंग हम हर किसी की मदद करते हैं। हमसे जो पावरफुल है वो हमारी करते हैं, और हमसे जो कम पावरफुल है हम उनकी करते हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं कि जो लीडर है डेंग, वो क्या करते
ओपन मार्केट कर देते हैं, वो पॉलिसी कर देते हैं इकोनॉमी की, आप कोई भी जो बाहर अब्रॉड कंट्रीज है वो हमारे यहाँ पर आकर के क्या कर सकती है, मतलब बिजनेस कर सकती है, रिफॉर्म इकोनॉमिकल रिफॉर्म ओपन कर सकती है। तो इससे उनको बेनिफिट क्या होने वाला था कि इनकी जो हायर प्रोडक्टिविटी है वो जनरेट हो रही थी। ठीक है, चाइना फॉलोड इट्स ऑन पाथ इन introducing a market economy. The Chinese did not go for shock therapy but opened their economy by step. अब अभी तक के क्या हो रहा था, चाइना की अपनी कोई इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो उसको फॉलो कर रहे थे, तो अब ये क्या करते हैं कि शॉक थेरेपी जो है वो यूज करते हैं और अपनी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे हर किसी के लिए खोल देते हैं। उन्होंने अब अपना प्राइवेटाइजेशन जो है वो शुरू कर दिया था। 1982 में उन्होंने एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया और आफ्टर एग्रीकल्चर वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री का भी प्राइवेटाइजेशन शुरू कर देते हैं। अभी तक के क्या हो रहा था, ये सोवियत को फॉलो कर रहे थे और सोवियत को फॉलो करने का मतलब होता है कि आप जो है सारे काम खुद कर रहे हो, जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी अंडर होता है ना वो सब अपने इनके अंडर में होता है। ही इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब कैपिटलिज्म वाला जो चीज आ गई। तो यहाँ पे चीज क्या हो रही है, इन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर को खोल दिया कि भाई अब आप जो है आप यहाँ पर काम कर सकते हो, मतलब आप किसी पर्सनल प्राइवेट फर्म को आप ये चीज दे सकते हो कि अब हर किसान जो है वो खेती कर सकता है अपने अपने अधिकार में रह के, आपको उसका जो है मतलब गवर्नमेंट से आपका कोई वो नहीं है। हाँ ये बात होती है कि गवर्नमेंट हेल्पफुल तो हर जगह होती है। आफ्टर दैट इन्होंने इंडस्ट्री जो होती है वो भी क्या कर दी, प्राइवेटाइजेशन कर लिया, क्योंकि पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज होती थी वो कौन रन कर रही होंगी, वो चाइना ही कर रही है, क्योंकि ये सोवियत मॉडल पे डिपेंड कर रही है, फॉलो कर रही है। अब क्या कर रहा है कि आप खुद भी अपनी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं, क्योंकि भाई एक ही मोटिव है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। ट्रेड बैरियर वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर फॉरेन इन्वेस्टर कुड सेट अप इंटरप्राइजेस। अब जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, जो व्यापार करने का जो बैरियर है, जो मतलब रोक है, वो हर क्षेत्र में तो मतलब नहीं थी, लेकिन कुछ विशेष जोन होते हैं, कुछ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है जो मतलब बैकवर्ड है, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब क्या है, मतलब थोड़ी सी छूट रखी गई। In China, the state played and continue to play a central role in setting up a market economy. अब इसने एक मार्केट इकोनॉमी करने के लिए बहुत अच्छा रोल भी प्ले किया। China has become the most important destination for foreign direct investment anywhere in the world. अब भाई जो चाइना है वो एक FDI बन चुका है, मतलब क्या हो रहा है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपेबल है और वो कर रहा है, और वो एक सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन चुका है। It has large foreign exchange reserves that allow it to make big investment in other country. अब वो इतना बड़ा मतलब larger economical place बन रहा है, तो वो other countries में भी क्या करने वाला है, इन्वेस्टमेंट तो करने वाला है। It has large foreign exchange reserves that now allow it to make big investment in other countries. Accession to the World Trade Organization in 2001 has been further step in opening the outside world. अब इसने मतलब जब वर्ल्ड ट्रेड में मतलब इन वेलकम कर लिया है, अपने आप को ऐड कर लिया, मेंबर बन गया, दैट मीन कि वो एक मतलब बाहर के मार्केट में भी अपने आप को उसने खोल रखा हुआ है। While Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefit of the reforms. That's true. हमारे यहाँ पे ना कोई भी चीज होती है तो हम ये देखते हैं कि बाहरी जो एक एटमॉस्फेयर होता है ना, कि जब हमारे घर कोई गेस्ट होता है तो हम हॉल जो है वो ज्यादा स्पेशली डेकोरेट करके रखते हैं। ठीक है, मतलब हॉल ज्यादा डेकोरेटेड होता है, लेकिन अंदर की जो कुछ चीजें होती है ना, मतलब बाहर जो है चीजें बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन अंदर अलमारी सामने से बहुत डेकोरेटेड है, लेकिन अंदर कैसे कबाड़े में कपड़े रखे हुए हैं ये कोई नहीं जानता है। सिमिलरली कि जो चाइना है इतनी डेवलपिंग कंट्री बन रहा है, इतना डेवलप हो रहा है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं था। एक जगह जहां पर हमने वहां पे बात की थी कि इन्होंने अपने सिटीजन की हेल्थ के लिए काम किया, उनको एजुकेट किया, लेकिन हर जगह एजुकेशन दिया, ये वाली जो चीजें हैं एजुकेशन दिया, ये हर जगह नहीं होती है। मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जहाँ एक तरफ चाइना की इकोनॉमी जो है वो इतने रैपिडली बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रही है, लेकिन इसको हर किसी को बेनिफिट नहीं मिला। जो बैकवर्ड जो थे वहाँ के, उन्हें नहीं मिला। वहाँ की जो वुमेन्स थी उन्हें भी मतलब वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पिछड़े रह गए।
Unemployment has risen in China with nearly 100 million people looking for jobs. Oh, great. देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी फैला, जहाँ पे एक तरफ ये लोग बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट देने की. फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर एज बैड इन एज इन यूरोप of the 18th and 19th century. Environmental degradation of and corruption have increased, beside a rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and inland provinces. देखो वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट तो 10 मिलियन पीपल जो है वो जॉब सर्च कर रही थी. वहाँ पे 18 और 19 सेंचुरी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई. वहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुआ. फिर उसके बाद में करप्शन जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सत्ता देख रहे हैं, इंडस्ट्री में आ चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है. तो क्लियर है करप्शन तो हर जगह होता ही होता है. करप्शन फ्री कहीं भी कुछ भी नहीं होता है. तो करप्शन भी हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई. जो गांव साइड वाले लोग हैं, शहरी वाले हैं, तो इनमें भी कहीं ना कहीं भेदभाव जो है वो भी देखने को मिला है. तो इस तरीके से हमारा जो मतलब चाइना था, तो कैसे वो डेवलप होते गई, लेकिन उसके पीछे भी उसका एक नेगेटिव फैक्ट था. जैसे कि हमने यूरोपियन एशियन का तो हमने कोई आशियन का कोई नेगेटिव फैक्टर जो है वो देखा नहीं अभी तक. लेकिन हाँ, यूरोपियन जो यूनियन था उसके बारे में देखा. चाइना वाला जो नेगेटिव फैक्ट है वो भी हम लोगों ने देख लिया है. अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, इंडिया और चाइना का रिलेशन. देखो हर किसी के साथ में हम लोगों ने शायद एंटी बाइपोलैरिटी में ये पढ़ चुके होंगे कि हमारा और चाइना का रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा था. मतलब कुछ समय बाद में ही हमारे जो रिलेशंस है वो खराब हुए. क्लियर. लेकिन अब यहाँ के जो रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे तो इसमें हमारे मोस्ट ऑफ टॉपिक क्या होंगे, वो होंगे हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड. इकोनॉमिक इट्स एन ओके है ना, हमारे इकोनॉमिक जो है हम उसके ऊपर बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो भाई जब हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि अभी तक के हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है, तो हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे गए हैं, डेप्थ में गए हैं. उसके बाद में ही हमने जो सारी चीज़ें हैं उसको पढ़ना शुरू किया है. तो हम इंडिया और चाइना का जो भी रिलेशन है, हम वो एंशंट में देखें कि वो कैसे थे. ठीक है, तो उसके बारे में शुरू करें. तो चाइना और इंडिया के बारे में अब हम देखें तो कैसे क्या चीज़ें होती है कि सबसे पहले ना क्या होता है कि चाइना और इंडिया जो है ये काफ़ी अच्छी कंट्रीज थी. मतलब जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का अटैक नहीं था उसके पहले, या हम कोल्ड वॉर के बारे में बात करें, वर्ल्ड वॉर्स के बारे में बात करें, तो इससे पहले ना दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी. इनकी इकोनॉमिकल, इनका पॉलिटिकल दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था. चाइना को जो उसके आसपास के लोग हैं वो रिश्वत भी प्रोवाइड करते थे और इनकी छत्रछाया में रहना महफूज समझते थे. ये अपने आप में ग्रोथ कर रहा था और ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से, मतलब इंडिया जो है वो भी अपनी पोजीशन पे काफी अच्छे प्लेस में था. तो जब इन दोनों के इसमें अच्छा था, लेकिन अब रिलेशन जो है वो खराब भी कैसे हो रहे हैं. इनके बीच में ना थोड़ा सा सीमा विवाद कैसे हो रहा था कि जो सीमाएं हैं कि दोनों एक दूसरे की कंट्रीज में मतलब बस्तियां बैठाना चाह रहे हैं, एक दूसरे की आर्मीज वहां पे खड़ी कर रखी हुई है. तो जब ब्रिटिशर्स जाते हैं ना तो इन दोनों को भी ये खत्म कर देते हैं. और सब लोग क्या सोचते हैं कि जब ये सब वॉर खत्म हो गए हैं तो इंडिया और जो चाइना है ये वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अच्छा जो है मतलब परफॉर्मेंस देंगे. बट ऐसा नहीं होता, ये थोड़े फाइट में भी उलझ जाते हैं. फिर इसके बाद में धीरे धीरे ना दोनों ही साइड से कोशिशें बरकरार रही कि दोनों ही साइड से जो झगड़े हैं वो कम करने की कोशिश किया जाए, जो विवाद है वो कम करे, क्योंकि चाइना के साथ में तो सभी भाई वो डेवलप्ड हो रहा है. ये उसके पहले की भी बात है ना, जब डेवलप हो रहा है तो दोनों ही डेवलपिंग है. और दोनों ही जब मतलब वर्ल्ड जब युद्ध खत्म होते हैं, वॉर खत्म होते हैं, तो दोनों ही चाहते हैं कि एटलीस्ट एशिया में उनका जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो परफॉर्मेंस हो वो बेस्ट हो. और दोनों ही कंट्रीज जो है वो इसकी भागम भाग में लगी हुई रहती है. After India resigned its independence from Britain and China expelled the foreign power, there was hope the both would come together to shape the further future of the developing world and of the Asia, particularly for a brief while. The slogan of हिंदी चीनी भाई भाई was popular. देखो उस वक्त मैंने बताया ना कि जब क्या होता है कि हम ब्रिटिशियस से मुक्त होते हैं और चाइना में जो उनके यहाँ पे जो अधिकार कर रहे होते हैं, जो उनका सब कुछ चल रहा है, तो उन दोनों से फ्री होते हैं.
तो हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि दोनों साथ में मिल करके एक एशिया के लिए मतलब इक्वली मतलब एक डेवलपिंग एशिया के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए वो डेवलपिंग वर्ल्ड और एशिया के लिए काम करेंगे, पर्टिकुलरली दोनों मिलकर काम करेंगे। और उस वक्त ये स्लोगन भी चल रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि दोनों साथ में बैठ करके साथ में इक्वली वो काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं चीजों को। मिलिट्री कन्फ्लिक्ट ओवर अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्री मैट दैट होप, मतलब ये भी होप रखी गई कि जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट चल रहा है इन दोनों के बीच में वो भी कम किया जाएगा। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ स्टेट वाज इन्वॉल्व्ड डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द चाइनीज टेक ओवर इन ऑफ तिब्बत इन 1950 एंड द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द सिनो इंडियन बॉर्डर। अब क्या हो रहा है कि जो तिब्बत है, मतलब चाइनीज जो है वो तिब्बत 1950 में मतलब उसको टेक ओवर करने जब इंडिपेंडेंस होती है तब वहाँ पे काम करते हैं। चाइना एंड इंडिया were involved in a border conflict in 1962 were competing territorial claim principally in Arunachal Pradesh and in the Aksai Chin region of Ladakh। अब इन लोगों के बीच में पता है ये चीजें उस वक्त तक की थी कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि दोनों जो है वो बैलेंस में बना रहे, दोनों ही डेवलपिंग वर्ल्ड इकोनॉमी और एशिया के लिए दोनों ही इक्वली काम करें। लेकिन उस वक्त कुछ हालात जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि 1962 में हमें हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी भी लगानी पड़ी थी, जस्ट बिकॉज इंडिया और चाइना के वॉर की वजह से, क्योंकि इस वक्त जो है वो हालात कुछ ज्यादा ही मतलब खतरनाक हो चुके थे। और ऐसा होता है कि तब हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाने होते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो कब लगा था 1962 में, यहाँ पर ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है लेकिन मैं फिर भी उस चीज को यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई थी इन 1962। क्लियर? ओके। तो इसके साथ में क्या होता है कि यहीं पर जो कन्फ्लिक्ट है वो खत्म नहीं होता है, ठीक है, मतलब मिलिट्री जो भी मतलब फोर्सेस लग रही है वो एक लंबे समय तक के चलती है। और द कन्फ्लिक्ट इन 1962 इन विच इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्स हैड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया चाइना रिलेशंस। अब क्या होता है हमारे इंडिया के साथ में कि उस वक्त जो इंडिया है वो हार जाती है जस्ट बिकॉज उसका जो मिलिट्री पावर होता है वो उसके साथ नहीं होता है। तो मिलिट्री क्राइसिस की वजह से क्या होता है कि ये रिवर्स, सॉरी आई हैव टोल्ड क्राइसिस, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है वो हार जाता है और इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है। Diplomatic relation between the two countries were downgraded until 1976। 76 तक के तो भाई रिलेशन ठीक नहीं हुए क्योंकि सेकेंड इमरजेंसी तब भी और लग चुकी थी, क्योंकि इसी ड्यूरिंग क्या हो रहा था कि अब नेक्स्ट जो है हमारा इंडिया और पाक का जो युद्ध है वो भी चल रहा था। इधर से हमको चाइना परेशान कर रहा था और उधर से हमको इंडिया, आप हिस्ट्री में पढ़ लेंगे ये चीज। देयर आफ्टर रिलेशन बिटवीन टू कंट्री बिगिन टू इम्प्रूव स्लोली। अब इसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जो मतलब इम्प्रूवमेंट है, जो रिलेशंस होते हैं वो धीरे धीरे शुरू होता है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ में बिजनेस करना शुरू करते हैं, एक दूसरे की कंट्री में आना जाना शुरू करते हैं और कहते हैं ना कि अगर किसी को मतभेद खत्म करने हैं तो क्या कहते हैं, हम खाने पे इनवाइट करते हैं। वैसे ही इंडिया चाइना जाता है, चाइना इंडिया आता है और इनके रिलेशन जो है वो चलते जाते हैं। कुछ बिजनेसेस हम दोनों साथ में मिलकर के करते हैं, इंडिया और चाइना, और जिससे दोनों को ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट तो इंसान, इवन एवरी सिंगल पर्सन कोई बात नहीं करना चाहता है। तो ऐसा ही इंडिया और चाइना के बीच में होता है। ओके, तो इन दोनों के बीच में वो चीजें हो रही है, तो ऐसी चीजें धीरे धीरे जो रिलेशंस है वो मतलब क्या कम होने शुरू होते हैं, क्योंकि 1962 में तो वॉर हो गया था भाई, इमरजेंसी भी लगी थी हमारे यहाँ पे। ओके, thereafter relation between the two countries begin to improve slowly after the change in China's political leadership from the mid of late China policy became more pragmatic and less ideologically। अब उनकी वो भी चेंज हो रही है। The end of the Cold War, there have been significant change in India-China relation. Their relation now have a strategic as well as economical dimension। अब जो हमारे relations बन रहे हैं, because हम लोग एक बार युद्ध कर चुके हैं, तो अभी हमारे जितने भी relations बनेंगे वो एक proper plan के साथ बनेंगे। और हमारी जो strategy थी वो क्या थी, मतलब हमारे पास में एक strategy थी, एक इकोनॉमिकल, मतलब हम हमारे रिलेशन तो ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ पे फायदा दिखाई देता है तो वहां पे गधे को भी पिताजी कहना पड़ता है। तो सिमिलरली अब क्या हो रहा है कि हमने इकोनॉमिकल डायमेंशंस को रख करके हमारे जो रिलेशन है वो हमने इनसे बेटर करने की कोशिश की। तो अब हमारे जो चाइना के रिलेशंस है वो क्या, स्ट्रैटेजिक एज वेल एज एन इकोनॉमिकल डायमेंशंस। ओके, एट अ ग्लोबल लेवल इंडिया एंड चाइना हैव अडॉप्टेड सिमिलर पॉलिसी इन इंटरनेशनल इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन
ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना भी पार्टिसिपेंटेड है, वो भी उसका मेंबर है और इंडिया भी है। तो अब एक टाइम होता है, एक ग्लोबल लेवल आता है जहाँ पे इंडिया और चाइना की जो पॉलिसीज होती है ऑलमोस्ट सिमिलर पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट करते हैं, किसके इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे उन्हें एक इंटरनेशनल लेवल पे उनका जो बिजनेस है वो चलाना है, जो ट्रेड है उसको फॉलो करना है, क्योंकि वो दोनों ही वर्ल्ड ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है। तो इन दोनों की जो पॉलिसीज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। ओके, देन हमारे जो रिलेशंस थे वो यहाँ तक के थे और धीरे धीरे क्या होते हैं, हमारे रिलेशन जो है वो और भी बेटर होने शुरू करते हैं। हमारे यहाँ से राजीव गांधी जी जो है वो कहाँ जाते हैं, चाइना जाते हैं अपने बेटर रिलेशनशिप के लिए, कि हमें अब जो रिलेशनशिप्स है वो और ज़्यादा बेटर करनी है और डेवलप करनी है हमारे जो बिजनेस है, क्योंकि हमारा एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव भी है, वो एक फ़ायदा भी है जिसको हमें डेवलप करना है। तो उसके लिए ये जाते हैं, वहाँ के जो लीडर है वो हैं और आज भी ये जो सिलसिला है वो कंटिन्यू चलता जा रहा है। जैसे कि हमारे दिल्ली में मतलब अगर चाइनीज है तो वो दिल्ली आएंगे और हम बीजिंग जाते हैं, हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मोदी जी है, राष्ट्रपति जी है, ये सारे लोग जो है इस तरीके से आना जाना जो है चलते रहता है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम लोगों के इसमें 30% में भी दोनों के इसमें ही इकोनॉमिकल डेवलप्ड हो रही है दोनों के वजह से। हाँ, ये बात है कि अभी बीच में हमारे यहाँ पर चाइना जो है वो बैन किया जा रहा था, क्यों, और अभी भी है ही, क्योंकि हमारे यहाँ की जो ज़्यादा मतलब जो इनकम है, जैसे कि चाइना ने बंद कर दिया था ना, कि उसे मतलब क्या किया था, अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, क्यों, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को बाहर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन फिर जब उसे थोड़ा फील हुआ तो उसने क्या किया कि मतलब, लेकिन अभी भी उसका क्या है कि वो अपने कंट्री में इकोनॉमी अट्रैक्ट करके लाता है। उसने अपने बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे फैला रखे हुए हैं कि उसकी इनकम हर जगह से आनी ही आनी है। तो इस वजह से क्या किया हमारे इंडिया में भी, क्या किया हमने कि हम हमारी इनकम जो है बाहर नहीं जाने देंगे, अब हम भी थोड़ी अपनी जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट अल्टरनेट पावर्स। तो हमने जो अल्टरनेट पावर्स है उसमें कौन कौन सी पावर पढ़ ली हमने, यूरोपियन जो है यूनियन वो पढ़ लिया ना, यूनियन वो पढ़ लिया हमने, आसियान पढ़ लिया, हमने चाइना पढ़ा और हमने इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स भी पढ़े हैं, और आसियान का जो 2020 विजन था वो भी पढ़ा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आई होप गाइज आपको ये सारी जो भी स्ट्रैटेजीज थी, जो अल्टरनेट पावर्स जो है जो क्रिएट हुए हैं, इनके बेसिक से एंड तक के जो अभी करंट में चल रहा है वो भी चीज़ें पता चली होंगी। और करंट में तो ये इसलिए अभी तक के मतलब कंटिन्यू है क्योंकि आए दिन करंट में हम इनसे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ जो है वो पढ़ते ही है और देखते ही रहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।